एपिसोड की शुरुआत होती है और वहां पर कई सारे लोगों को चलते हुए दिखा जाता है जो कि यहाँ पर सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि कोई तो मुझे बचा लो, ये बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ है। तभी उनमें से एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को इस तरीके से चलते हुए देखती है। तो कह रही होती है मन में सोचते सोचते कि मैं इन सभी को बचा सकती हूँ। अगर मुझे इन सभी को बचाना है तो मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा और सिर्फ स्ट्रॉन्गर बनकर ही मैं इन सभी को बचा सकती हूँ। और वो रोना चालू कर देती है। कहानी प्रेजेंट में आती है तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये सभी के सभी लोगों को जो कि बीमार पड़े होते हैं उस ट्रायल में, उन सभी को हील करने में लगी हुई है। जब सभी लोग हील हो जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण इसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। तो एक सोल्जर उसके पास आकर कहने लगता है कि तुमने अपने आप को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तुमने अपनी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो शायद तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए। तभी ये कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वो कुछ अजीब सा नोटिस करती है और कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर अभी कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो वहां से जाने लगती है और कुछ समझ जाती है और कहने लगती है कि अब ये हम अभी के लिए खत्म कर देते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमेशा हमेशा के लिए ये खत्म होने वाला है। और तभी कोई नोटिस देता है कि हम पर अटैक हुआ है, हम पर दुश्मनों ने एक साथ हमला बोल दिया है, हम हमें फाइट करनी होगी। और सभी सोल्जर्स ये देखकर काफी शॉक होते हैं। लेकिन ये बात जानकर वो लड़की काफी तक गुस्से में आ जाती है और अपनी बिजली वाली एनर्जी को रिलीज कर दी थी, जिसको देखकर आसपास के सोल्जर काफी गुस्से में शॉक में पड़ जाते हैं। गुस्सा तो उसकी जूती में, लेकिन ये जो लड़की भयानक दिख रही होती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर आ चुका हो उनके सामने फाइट करने के लिए। और तभी एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम हो वो मास्टर जो कि मैजिक यूज करने में लगा हुआ था, जिसने मेरे प्लीज को सप्रेस कर दिया था इतने समय से। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहने लगती है कि जी हाँ, मैं ही हूँ वू दोंगजुआन, और यहाँ पर जो तुम करने में लगे हुए हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आज से मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आई हूँ। अब तुम अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम स्प्रेड कर सकते हो चारों तरफ। तभी वो कहने लगता है अगर मेरा नाम लू यूए है और मैं एक क्यू प्रैक्टिशनर हूँ सोंगदू सिटी का। लेकिन ये बंदा इसकी बात सुनता है और कहता है मुस्कुराते हुए कि मैंने मेरे प्लीज को ऑलरेडी सप्रेस कर लिया है, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। तुमने मेरी बीमारी को, यानी कि मेरे कर्ज कह सकते हो, प्लीज एक कर्ज की तरह ही होता है, तुमने इसे इतनी आसानी से सप्रेस कर लिया है। और तुमने उसे सप्रेस करने के लिए अपने प्रीशियस मैजिक का इस्तेमाल किया था उस आंट को। लोगों कह रहा है वो आर्ट चीटियां कह रहा है भाई, चीटियां समान जैसे लोगों की इज्जत ही नहीं है इस बंदे के मन में। तुमने उन्हें बचाने में अपना मैजिक खर्च कर लिया है और खुद इन्फेक्टेड हो गई हो इस प्लीज से। आखिरकार तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। ये सुनकर इस लड़की को गुस्सा आती है तो कहने लगती है कि तो क्या हुआ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, यहाँ पर अब समय आ चुका है कि अगर मुझे इतने लोगों को बचाना है, मैं उतने लोगों को बचाने के लिए अगर तुम्हें मारना पड़े तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन तभी ये बंदा अपने स्केलेटन जैसी पावर का यूज करता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारा जो हार्ट है और तुम्हारा जो रास्ता है वो पूरी तरीके से अलग होगा। तुम दूसरों को बचाना चाहती हो वू दोंगजुआन, तुम वाकई में एक वर्दी अपोनेंट हो मुझसे फाइट करने के लिए। ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आती है और कहने लगती है कि यही चीज तो मुझे चाहिए थी तुमसे। और इसी के साथ वह लड़की वू दोंगजियान अपनी फुल पावर को रिलीज कर देती है। आसपास का इलाका तबाह होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और उससे कहने लगता है कि बस थोड़ी देर और तुम सभी के सभी लोग मारे जाओगे। अभी एक व्हाइट लाइट को महसूस करती है और कहने लगती है कि ये तो वही व्हाइट लाइट है जो कि प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी जब मैं अनकॉन्शियस स्टेट में थी। और तभी उसके पास कोई आकर कहने लगता है कि ओह, तो तुम्हें होश आ चुका है, तुम जाग चुकी हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने उस इमेजिनेशन के अंदर, ड्रीम के अंदर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार खाई होगी। और जिस तरीके से वो हंसने में लगी हुई है और घबराने में लगी हुई है, इसको देखकर पता चलता है कि इसने बुरी तरीके से मार खाई है, जो बुरी तरीके से मर गई थी। वही, और जो हॉली से जो मेडन है, इसकी तो लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरीके से इसकी बैंड बजी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों ने इसको मार दे गए थे इसी के आर्मी के द्वारा। तभी वू दोंगजिन उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो मुझसे पहले जाग चुकी होगी, क्या हुआ, क्या तुम्हें ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया गया था। ये देखकर इसे भी गुस्सा आती है तो दोनों आपस में बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर ये वाकई में उस लू ये को द्वारा नहीं होता ना तो शायद मैं अभी तक वहीं पर होती। तभी वू दोंगजिन भी कहने लगते हैं कि अगर मेरी जो स्टेट है उस प्लीज को खत्म करने के लिए मेरा मैजिक खत्म नहीं हो चुका होता ना तो मैं भी अभी वहीं पर मौजूद होती। तभी उसका दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखा था उस प्लीज इन्फेक्टेड सोल्जर्स को ठीक करने के बजाय, लेकिन ल्यू ये प्रोबेबली शायद से उसे फेस करने के लिए उसने खुद ही अपना मौका दिया था जानबूझकर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मैं कौन सा रास्ता चुनूं, मैं उससे कभी भी नहीं जीत सकती थी। लेकिन तभी भी पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि हमारा एमसी अभी भी उसी में फंसा हुआ है उस इमेजिनेशन में। और कहने लगती है कि ये ओवरऑल देखा जाए तो सारी की सारी जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा अजीब थी, और ये जो बंदा है वो मुझसे भी ज्यादा देर तक टिका गया वहाँ पे। और इसकी हंसी को तो देखो किस तरीके से मुस्कुराने में लगा हुआ है। इस स्टाइल को देखकर लगता है कि इसे पास करना इम्पॉसिबल है। मे बी शायद तुम ही एक ऐसे बंदे हो ली तियानन जो कि इसे पास कर सकता है। इसे तो पता भी नहीं है कि ये बंदा आखिरकार है कौन असलियत में। तभी दूसरी तरफ हमें कई सारी सेना को निकलते हुए दिखाया जाता है उस जगह से, और इसको वहां से निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी होता
जाते जाते उसके सामने एक ब्रिज होता है जिसको देखकर जियाओ वाकई में बहुत ज्यादा भड़की होती है और उससे कह रही होती है, आदमी असली वाला ली थी हमारा एमसी, सॉरी हमारा एमसी काफी भड़का हुआ था और कहने लगता है कि जरा इन देखो तो तेरे सोंगदो सिटी के फोर्सेस को कितनी ज्यादा यूजलेस हो चुकी है। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा शो कर दिया था अपने कैंप को वहां से हटाने के लिए, लेकिन ये अपने साथ में बीमार लोगों को भी लेके जा रहा हूँ, पूरी रात भर चलते में लगा हूँ, हम सभी लोग थक चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक हमारा पीछा नहीं कर पाए। अच्छे, इनको मैंने मौका दिया ताकि वो मुझे हरा दें, लेकिन साले कमीने दल्ले आलसी कहीं के ये लोग तो हम पर अटैक ही नहीं कर रहे हैं। हमारा प्लान धरा का धरा रह गया सारा का सारा। एक बार हमारी पूरी की पूरी आर्मी इस रिवर को क्रॉस कर देगी तो यहाँ पर शायद हारने का मेरे पास कोई भी और मौका नहीं मिलने वाला। मैंने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुम अभी भी पूरे के पूरे मौका का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तुमने सब कुछ मैच अप कर दे चुका है और पूरी की आर्मी शॉक में पड़ी हुई होती है और खासकर असली वाला ली तेनन। आखिरकार ये एम्परर वो कर क्या रहे हैं? अगर हम लोग एक बार इस रिवर को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पीछे जो दुश्मन पड़े हुए हैं अगर वो हमारे पीछे आते हैं तो हम लोग उन पर एम्बुश कर उन्हें हरा सकते हैं। और तो और जब वो हाफ वे तरीके से इस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये जो हमारे योर हाइनेसेस है, हमारे जो एम्परर है, वो सभी के सभी सोल्जर्स को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या वो उन्हें बैट की तरह यूज करना चाहते हैं? अब सबको समझ में आ चुका है कि अगर ये इन्होंने वहां पर क्यों लेकर गए सबको, लेकिन शायद एम्परर को भी इसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि भले ही भी जो मैप शो करता है कि जो ब्रिज है वो हमें दूसरी साइड पर ले जाएगा, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये तो बस एक छोटा सा फ्लोटिंग ब्रिज है। तो सलाह देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर हमारे पास समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। हमारे जो एनिमी के जो रेनफोर्समेंट है वो अभी तक आई नहीं है। योर मेजेस्टी, जो हम अगर पहले से क्रॉस कर देते हैं तो हम परमिशन अपनी बना सकते हैं। जिसको देखकर एमसी और ज्यादा शौक में आता है और कहने लगता है कि कोई टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर पूरी की पूरी आधी रात तक चलते हुए आ रहा हूँ ताकि मैं उन्हें मौका दे सकूँ हम पर अटैक करने के लिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने इससे कहा तो था कि हम लोग रिट्रीट करने वाले हैं इस रिवर का इस्तेमाल कर हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं रिवर के, और यहाँ पर खड़े खड़े हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मैं इन सभी को यहाँ पर और ज्यादा थोड़ी देर तक कैसे रोक के रखूं? तभी वो नोटिस करता है कि कुछ लोगों की जो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तो ली तेनन कहने लगता है कि मार्शल, हमारा जो समय है वो खत्म होते जा रहा है। तो एमसी कहने लगता है कि मुझे पता है सब कुछ, और काफी इमोशनल और काफी ज्यादा सीरियस स्टेट में आकर कहता है कि हमारे जो ब्रदर्स है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और काफी ज्यादा खतरने में है अभी। तो आखिरकार मैं कैसे पॉसिबली पहले क्रॉस कर सकता हूँ? तो ली तेनन शॉक होता है और कहने लगता है कि ये सभी के सभी जो पावरलेस सोल्जर्स है वो बैट की तरह यूज नहीं करने वाले थे क्या? मैंने फिर से यहाँ पर गलत सोच लिया है? तो एमसी चिल्लाता और कहने लगता है कि हमारे सभी सिख एंड जो भी घायल ब्रदर्स हैं वे सभी के सभी लोग इस बहुत ज्यादा बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। और सभी के सभी जनरल मेरी बात ध्यान सुनो, आज से जो भी रैंक्स हैं और जो भी गार्ड हैं इस ब्रिज को गार्ड करेंगे और हमारे सभी के सभी साथियों को सुरक्षित इस ब्रिज को क्रॉस करने में उनकी मदद करेंगे। ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग इस सभी के दिल में इसके लिए कतई नेक्स्ट लेवल का सम्मान भर जाता है और कहने लगता है कि ये तो बस एक लिविंग बुद्धिज्म है भाई साहब, भगवान है हमारे लिए। हम लोग ऑलरेडी इतने ग्रेटफुल रिट्रीट करने के लिए एक साथ मिलकर हमें नहीं छोड़ा आपने योर हाइनेसेस। अब यहाँ पर आप हमें पहले क्रॉस करने की परमिशन दे रहे हो। आज से और अभी से मेरी जो लाइफ है वो मार्शल को बिलोंग करती है। आप जैसा ऑर्डर दोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर भले ही बीमार पड़ चुके हैं लेकिन हम आपको अबंडन नहीं कर सकते। जो मार्शल है डिफरेंट है एक्चुअली में, हम सभी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ ली तेनन की बातों को, लेकिन जो एनपीसीज हैं वो कुछ ये सभी के सभी खुद के नेम्स हैं। आखिरकार ये किस तरीके से इमेजिनिंग करने में लगे हुए भाई? ली तेनन की इमेजिनेशन तो नेक्स्ट लेवल है। अब ये क्या सोच के बैठे हैं? मैं तो ऑलरेडी इस बैटल को हारना चाहता हूँ। और सभी के दिल में इसका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है और सभी ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी इसके ऑर्डर पर मरने के लिए तैयार है। और कहता है खैर इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें जो करना है तुम जो सोचते हो वो सोच सकते हो। और ऑर्डर दिया जाता है कि सभी के सभी लोग लाइन बनाओ और रिवर्स को क्रॉस कर लो फटाफट से। लेकिन तभी अचानक से वो किसी की आवाज सुनता है और पीछे मुड़कर देखता तो काफी सरप्राइज से भर जाता और फाइनली उनकी दुश्मन की जो आर्मी है उन पर अटैक करने के लिए आ चुकी है। इसको देखकर ली तेनन घबराते हुए कहने लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, प्लीज मार्शल आपको रिवर पहले क्रॉस करना होगा। तो एमसी कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो वाउंडेड लोग हैं जिनको चोट लगी वो पहले क्रॉस करें। जिसको देखकर ये कुछ भी नहीं कह पाता और इसके दिल में भी उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है और उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है अपनी लॉयल्टी दिखाने का आपके लिए। और जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उससे माफी मांगते हैं एमसी से और कहने लगता है कि हमें माफ कर दीजिएगा मार्शल। इसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर हमारा एमसी पुत्र से कंफ्यूज होता है, सोचता है कि आखिर ये चाहते क्या है। अब वह सभी के सभी लोग एमसी की बात ना मानते सीधे उसे पकड़कर जबरदस्ती ब्रिज क्रॉस करवाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब आपको तो जाना होगा। जिसको देखकर एमसी को काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम सबको कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियाओ की और आशा की टीम को जो कि दूसरी जगह एम्बुश बैठाकर बैठी हुई है और आशा उससे पूछ रही होती है कि जो एम्बुश हम करके बैठे हुए वो रिलायबल है तुम्हारे प्लान के हिसाब से। और बोलती है जियाओ उससे कि मैंने तू ये को काफी समय तक फॉलो किया है और उसकी टैक्टिक्स के बारे में भी मुझे पता है। वो इस तरीके से जो बैटिंग टेक्निक है अपने अपोनेंट के माइंड से खेलना उसे काफी ज्यादा पसंद है इसका यूज कर और जो टाइम है वो वैसे भी डिफरेंट नहीं है। इसको देखकर आशा कहने लगती है कि बिल्कुल उसी तरह ना जिस तरीके से तुम्हें बैठ कर हमने यूज किया था। इसको देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगती है कि इस बार हम जानबूझकर एक बहुत
बड़ा शो करने वाले हैं रिट्रीट करने वाला। हम प्लीज इन्फेक्टेड सोल्जर्स को निकाल पाएंगे ताकि, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सोंगदू फोर्सेस है वो इधर पर आएंगे हमारा पीछा करते करते और हम उन पर एम्बुश कर देंगे। तो आशा क्या लगती है कि अब जो एम्परर है वो प्लान करने में लगे हैं एम्बुश करने के लिए उनके ऊपर। आखिरकार इस तरीके से हम इंतजार क्यों करने में लगे अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे तो बताती है जियाओ जो तू ये कि जो चूजन एम्बुश पॉइंट्स रहते हैं वो डेफिनेटली अपने जगह से थोड़े दूर रहते हैं जहां पर वो सोल्जर्स को हिट कर सके, ऐसी जगह चुनता है वो हमेशा। और हमारा जो रोल रहता है हमेशा फोर्सेस को सप्रेस करने के लिए रहता है। और हमारा जो तू ये के एम्बुश का कोऑर्डिनेटर रहते हैं वो परफेक्ट रहते हैं एकदम। सबसे पहले तो हम उन आर्मी वालों को हमारे दुश्मनों को यहाँ से निकलने की परमिशन देंगे, जिगल ले देंगे। जैसे ही वो यहाँ पर सेंटर में आएंगे हम लोग हल्ला बोल देंगे और उन सभी को सुहा कर देंगे और उस एम्बुश के दौरान अपने लोग जान बचाकर भागना चालू कर देंगे। तू ये के एम्बुश हमारे पीछे आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारी सेना पीछे से और हमारे एम्परर की सेना आगे से, दोनों तरफ से उन सभी को घेर लिया जाएगा और बिना किसी दिक्कत के हम उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारी जो विक्ट्री है वो कंफर्म हो जाएगी। और आशा भी इसकी बात से एग्री होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक मैसेज मिलता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है। तो जिया भी सरप्राइज होती है और पूछने लगती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तेरा एक्शन क्यों दे रही हो। तो आशा होते बताने लगते कि अभी अभी जो लार्ज नंबर है सोंगदू की कैवलरी का यानी उसकी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वह सभी के सभी लोग यहाँ से दूर 1 माइल की तरफ मुझे नोटिस हुए हैं और वह लोग रिवर बैंक ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे एम्पर उस तरफ बढ़ रहे थे जो ना उसी तरफ गए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो स्पॉट चुना है वो गलत है। ये बात सुनकर भाई साहब जियाओ की जो एक्सप्रेशन होती है वो देखने लायक होती है। और दूसरी तरफ हमें आर्मी को अटैक करते हुए दिखाया जाता है जहां पर पूरी की पूरी सेना एमसी की तरफ बढ़ पड़ती है। इसको देखकर वो घबरा जाता है और कहने लगता है ये तो काफी बुरी खबर है, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ। इस तरीके से तो हमारे जितने भी ज्यादा लोग हैं वो इस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमें पर समय नहीं बचा हुआ है। तभी वो सोल्जर्स कहते हैं कि हम मार्शल के रिट्रीट को कवर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने मार्शल को बचाना होगा, जहाँ पर इतना समय तो देना ही होगा कि वो यहाँ से निकल सके। तो एमसी गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ एनपीसी तो एनीवे, क्या तुम लोग मेरा ऑर्डर नहीं मान सकते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी ऑर्डर देता हूँ यहाँ से निकलने के लिए, जल्द से जाओ और इस रिवर को क्रॉस कर लो फटाफट से। लेकिन कोई भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, सभी लोग मार्शल को बचाना चाहते हैं। और कहने लगता है हमारा एमसी इसको देखकर, क्या तुम वाकई में मिलिट्री कमांड को डिसऑबे कर रहे हो? तो सोल्जर्स कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन मार्शल आपको यहाँ से जगह छोड़कर पहले जाना ही पड़ेगा। इसको देखकर एमसी और भी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है। अब घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम लोग जाओ, ठीक है, नहीं मानने बात मत मानो मेरी। तभी उन्हें काफी गुस्सा आती है और हमारा एमसी पीछे मुड़ जाता है, जिसको देखकर जो असली वाला ली तियानो ने उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी तुम्हारा जो रिट्रीट है वो अच्छी तरीके से हम लोग उसे कवर कर रहेंगे, हम लोग एनिमीज को होल्ड करेंगे। लेकिन तभी अचानक से वो कुछ नोटिस करता है कि हमारा जो एमसी है वो गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जिस रस्सी से वो ब्रिज बना होता है उस रस्सी को वह वहीं पर काट देता है, जिससे कि वो ब्रिज टूट जाता है। जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि योर मैजेस्टी आखिरकार आप ये क्या करने में लगे हुए हो, आपने इस ब्रिज को क्यों तोड़ दिया योर मैजेस्टी। तभी वो सपने में सोचता और कहने लगता है कि सबसे पहले सोचा था कि मैं बस कंप्लीट करना चाहता था इस मिशन को और इस किंगडम को हारने का जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी अभी जो स्लोली जिस तरीके से चीजें बदलने में लगी हुई हैं उस तरीके से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। बस सभी के सभी लोग बस एक एनपीसीज हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं एक बार वापस जाऊंगा प्रेजेंट में तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई रिश्ता नहीं रहने वाला। लेकिन इस तरीके से मैं उनकी जान को खतरे में डालकर कंप्लीटली अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए नहीं कह सकता उन सभी को। वह सभी के सभी लोग मेरे लिए तो यहाँ पर जिंदा ही है। तो सोल्जर्स मेरी बात ध्यान सुनो, जबकि कोई भी यहाँ पर अपनी जिंदगी को शेम में नहीं रहना चाहता तो क्या तुम सभी के सब लोग मेरे को ज्वाइन करोगे बिल्कुल मरने तक फाइट करने के लिए। इसकी बातें चली रही होती है, दुश्मन की आर्मी बहुत ज्यादा तेजी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही है और सोंगदी की आर्मी को जो ऑर्डर दिया गया था उसके अनुसार सभी के सभी दुश्मन के रिट्रीट को पहले तो मूवमेंट का पता लगाना है, उन्हें चारों तरफ से घेर लेना है, उनकी मोरल्स को लो कर देना है और एनलेट कर देना है कम्प्लीटली अपने दुश्मनों को। लेकिन हमारे सामने जो चीज खड़ी हुई है वो कुछ और भी नहीं है बल्कि मैं फुल ऑफ मोरल्स से भरी हुई एक सेना, और ये एक स्पेयर फॉर्मेशन है जिसे तू ये के तरह लीड किया जा रहा है। जिसको देखकर एनिमी सेना पूरी की पूरी कंप्लीटली शॉक होती है और समझ नहीं पा रही होती कि आखिरकार चल क्या रहा है। सारी की सारी आर्मी इतनी ज्यादा जोश में क्यों भरी पड़ी हुई है, पूरी की पूरी आर्मी के करके सभी को मारना चालू कर देती है। ये अभी भी नहीं समझ पा रहे होते कि आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, इनके पास इतना सोल्जर्स इतना दम कहाँ से आ गया, इनकी संख्या और इनकी जो मोरल पावर है वो इतनी इंक्रीज कैसे हो गई। हमारा एमसी को देखकर पूरा कंफ्यूज होता है और देखता है कि किस तरीके से वहां पर कई खून खराब होने में लगा बुरी तरीके से। जब तू ली तियानो ने उसे देखता है तो पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होकर कहने लगता है कि मैं बस कुछ छोटा ही सोचने में लगा हुआ था। किसने सोचा था कि इस वक्त जो पूरा का पूरा एम्बुश है और अटैक करने क्रॉस कर रिवर को अटैक करने के बारे में सोच रहा था और हम लोग कैसे अपने एडवांटेज पर इस्तेमाल करेंगे इस चीज को और किस तरीके से बड़ी आर्मी का हमले का इस्तेमाल करेंगे, कैसे बच पाएंगे। और हिज मैजेस्टी ने अपने आप को यूज किया ताकि अपने सोल्जर की अंदर दिल में जो आग लगी पड़ी है उसे चिंगारी लगी पड़ी है उसे और भी ज्यादा भड़का सके और उनकी मोरल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सके। दुश्मन वालों की सेना का जो कमांडर होता है उसकी देखकर ये सब फट जाती है और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या बवासीर है, क्योंकि इनके जो मोरल्स होते हैं वो हाई लेवल पर होते
हैं, जिसको देखकर ये समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब अभी भी कैसे हो गया। अगर हमारा दुश्मन सोचता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भागती हुई आर्मी का पीछा करने में लगे हुए थे, तो हम हमेशा गारंटेड हारेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पीछे एक रिवर है, यहाँ तक कि प्लीज इन्फेक्टेड सोल्जर्स भी हैं। जब तक उनके जो मिनरल्स हाई रहेंगे तब तक हमारा दुश्मन यहाँ पर बना रहेगा। प्लस हमारे पास जो नंबर एडवांटेज है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है इन दुश्मनों के मुकाबले में। यहाँ तक कि जो मोस्ट इलाइट कावेलरी यानी सबसे पावरफुल आर्मी है, वो यहाँ पर ऐसे फंसी हुई है जैसे कि किसी मड में फंसी हुई, कीचड़ में फंसी हुई है। ये सारे के सारे बीमारी से फंसे हुए लोग जानते हैं, सोल्जर जानते हैं कि वे सभी लोग इस वक्त मौत का सामना करने वाले हैं। लेकिन वो हिज मैजेस्टी के बातों में आकर समझ चुके हैं कि वो कितना डेस्परेट हो चुके हैं सिचुएशन में। अब फाइटिंग करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ। इनकी फाइटिंग स्पीड नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि जो एम्परर की इच्छा है उसको भी पूरा करना चाहते हैं। और सभी के सभी लोग एमसी की बातें सुनकर कहीं जोश में भर जाते हैं। लेकिन एमसी अभी भी कंफ्यूज और सोचकर कह रहा होता है कि मैं ये सब क्या करने में लगे हूँ। क्लियरली अगर मुझे देखा जाए तो मैं इस मिशन को जीतना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी किस तरीके से इस बार मेरे को ऐसी फीलिंग आने में लगी हुई है कि मैं इसको बता भी नहीं सकता। तभी दुश्मन की सेना उनके सामने आ जाती है और तभी इतना चल ही रहा होता है उनके बीच में फाइट। तभी पीछे से जियाओ की टीम आती है और उन्हें देख लेती है कि उसकी तरफ बढ़ने में लगी हुई एक आर्मी, जिसको देखकर समझ जाती है और कहने लगती है कि अब परफेक्ट मूवमेंट है हमारा अटैक करने के लिए। लेकिन आशा तुरंत उसे रोकती है, जिसको देखकर जियाओ से कहती है चिल्लाते है, जो तू है वो अभी तक एम्बुश के बारे में जो कर रहा था, जैसा कि हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं गया प्लानिंग के हिसाब से। इससे पता चलता है कि हेड ऑन बैटल होने में लगी। हमारी साइड ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी, हमें उनके फॉर्मेशन को फॉरवर्ड में भेजना ही पड़ेगा और उनकी मेन फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। जिसको देखकर आशा कहने लगती है कि जो हमारे दुश्मन की जो मेन फोर्स है वो जितना सोची थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेज है, उनके पास मैजिशियन भी मौजूद है और तो और हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा आर्मी है उसके चारों तरफ से बचाने के लिए। अगर हम इस तरीके से उन पर चार्ज कर देंगे, हमला कर देंगे तो ये सुसाइड होगा हमारे लिए। जिसको देखकर जियाओ कहने लगती है कि तुम वाकई में इस वक्त इतना ज्यादा डरी हुई है। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरा करंट की बैटल फील्ड पर सामने तो देखो, ये ट्रूप्स हमारे मैजेस्टिक अंडर में काम कर रही है, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि वो कोई कमजोर आर्मी है। मुझे इन पर पूरा भरोसा, ये पूरे के पूरे जोश से भरे पड़े हैं और अब आने वाली दुश्मन को किसी भी तरीके से चूर चूर कर देंगे बिना किसी दिक्कत के। जिसको देखकर वो समझ जाती है कि अब समझ में आया कि मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि एक केयर फ्री जैसा बंदा इतना ज्यादा स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट भी बन जाएगा। अब समझ में आया कि आखिरकार क्यों फुल्ली कॉपरेट करना चाहता था और मैं किस तरीके से इनकी बातों को मारने के लिए रेडी हो गई। आशा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। जब जो मेज है वो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा और अपनी फॉर्मेशन को थ्रो कर देगा और वहां से निकल जाएगा फाइट करने के लिए, तब हमारा सही मौका होगा उन पर अटैक करने के लिए और बिना किसी दिक्कत के हम उस मेज को हराने में कामयाब रहेंगे उस मूवमेंट पर। यहाँ पर दुश्मन की जो आर्मी होती है वो सभी सोल्जर से कह रही होती है कि तुम तो बीमार लोग, लेकिन तुम फिर भी हमसे हिम्मत कर रहे हो फाइट करने की और हमारे सामने से हट जाओ। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो चुकी हो फाइट करने के लिए। यहाँ तक कि दुश्मन की सेना को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी दलदल में फंस चुके हो, क्योंकि सारी की सारी आर्मी बिना कुछ सोच समझे उन पर अटैक कर रही है। उनकी आर्मी लॉस होना चालू कर देती है दुश्मन की। ये देखकर उनकी फट जाती है बुरी तरीके से और सभी को ऑर्डर देता है कि हमें पीछे जाना होगा, हमें रास्ता बनाना होगा ताकि हम सेकंड चार्ज कर सके। लेकिन जब वो पीछे आने की सोचते हैं तो पीछे से भी उन्हें घेर लिया गया है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि इन्होंने फ्लैंक मार लिया, हमें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ तक कि इनके जो इन्फेक्टेड ब्रदर्स हैं वो भी फाइट करने में लगे हुए हैं। आखिरकार सारा का सारा जो थंडर है हम इन्हें कैसे चुनाने दे, सारा का सारा जो सम्मान है हम अकेले इन्हें कैसे लेने दे। अब हमारा समय फाइट करने का, अटैक करो सभी के सब, एक एक बंदे को चुन चुन के मारना, किसी को जिंदा मत छोड़ना सालों को। ये देखकर उसके कमांडर की बत्ती और ज्यादा फट जाती है और कहने लगता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार क्या चलने में लगा हुआ है। हमारी जो इनकी जो डाइंग आर्मी थी जो ऑलमोस्ट मरने वाली थी वो इतना रेजिलेंट कैसे बन चुकी है। अगर उनका जो लीडर है वो वाकई में इतने देर पीछे छुप कर बैठा हुआ है तो आखिरकार क्यों उन्हें कौन सा ऐसा बंदा है जो उन्हें कैनन फोडर की तरह यूज करेगा। लेकिन इस भड़वे को इसका अंदाजा भी नहीं है कि हमारा एमसी का दिमाग सनका हुआ है, उसकी वैसे भी खिसकी हुई है, तो वो पीछे ना छुपते हुए सीधे अटैक करता है और पागलों की तरह उसके कमांडर की गर्दन को वहीं पर काट देता है और कहने लगता है कि भाड़ में जाए ट्रायल्स, भाड़ में गया मेरा मिशन। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करती है, एक मैटर करती है कि अपने दोस्तों की जान बचाना। भाड़ में गई जीतना और भाड़ में गया हारना। साला जब से इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब समय आ चुका है कि मैं जब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक मैं फाइट करने वाला हूँ। कॉम्बैट पावर इस बार 95 हो चुकी होती है। सभी सोल्जर्स को फॉलो करने का ऑर्डर देता है और सीधे चार्ज कर देता है अपने दुश्मन के मेन सेंटर पर और बिना कुछ सोचे समझे अटैक करते हुए। जब उनका मैजिशियन ये सब देखता है तो उसके कतई पसीने छूट जाते हैं और उसी वक्त उसे मूवमेंट का सही पता चलता है जियाओ को कि कब अटैक करना है और बोलते कि अब समय है हमारा अटैक करने का। मैजिशियन अभी भी कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है।
और इतनी ज़्यादा फट गई होती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि ये एक्चुअली में उन्होंने इतना फोर्स कर दिया है कि हमें एलाइट ट्रूप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मानना पड़ेगा इनका लीडर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव, लेकिन इन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये लोग हमें हराने में कामयाब रहेंगे। यहीं पर इनका अंत होता है, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। एक्चुअली में तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा मेहनत करा दिया, थका दिया है कि वो पर्सनली चार्ज करने में लगी हुई हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नंबर के बेवकूफ़ होगे। जैसे उसके चारों तरफ से घिरी हुई आर्मी वहाँ से निकल जाती है तो वो काफ़ी खुश होता है और कहने लगता है कि वर्स्ट केस में ज़्यादा सिचुएशन क्या ही खराब हो सकती है। फ्रंटलाइन कोलैप्स कर जाएगी, मेरी एबिलिटीज़ के साथ साथ मैं सेफली रिट्रीट कर सकता हूँ सोंगदू सिटी में और कंटिन्यू कर सकता हूँ लाइन को होल्ड करने के लिए। लेकिन इस बात को इसके बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पीछे से एम्बुश रखा है रेडी इस पर अटैक करने के लिए। और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और देखता है कि जिया और आशा की आर्मी पीछे से उन पर अटैक कर देती है और चिल्लाते हुए कह रही थी कि अब हमारा चांस है, हमें तुइयो को सपोर्ट करना पड़ेगा, अटैक कर दो। जिसको देखकर अब इसकी और गंदी तरीके से फट जाती है और कहता है कि शिट, जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर एक और आर्मी हम पर अटैक करने के लिए पीछे से रेडी हुई रखी है। लगता है यहाँ पर कोई गद्दार है हमारे पीछे। ये क्या हो गया भाई, मैंने ना सोचा था ऐसा तो बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में। जब जो हमारे एमसी को इस तरीके से उसके आर्मी को इस तरीके से मारते हुए देखता है तो वो काफी तो घबरा जाता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी भी उसे सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मुझे अपने दिल को अपने बिल्कुल जब तक संतुष्टि नहीं मिल जाती तब तक मैं फाइट करूंगा। यहीं पर एक यही थॉट है मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आ रहा है। और इसकी आंखें देखकर तो ऐसा लगता है कि लाल पड़ चुकी होती हैं और पूरी तरीके से ये बंदा इस वक्त गुस्से में फंसा हुआ है। पूरी आर्मी दुश्मन की उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है, जिसको देखकर ली तियानन काफी घबरा जाता है और कहने लगता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उनका जो ट्रम्प कार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है क्या? अगर ये ह्यूज मैजेस्टी है वो इंजर्ड हो गए तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन तभी अचानक से पता चलता है कि उनका झंडा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन पर एम्बुश और अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हमारी आशा होती है, जो कि उस पर अटैक करती है और सभी दुश्मनों को अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देती है। जब ली तियानन ये सब देखता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज शॉक से भर जाता है और उसके दुश्मन की आर्मी अपने लोग वहां पर अपनी जान बचाकर भागना चालू कर देते हैं। समझ भी नहीं पा रहे होते कि आखिरकार उनके साथ क्या चलने में लगा हुआ था। जो मेन जनरल है जो सोंगदू है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तभी वो लोग ऑर्डर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो जान बख्शी जाएगी। जिसको देखकर ये बंदे की फट जाती है और कहने लगता है कि हमारा कमांडर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, हम लोग वाकई में हार चुके हैं। तभी पीछे से आकर कोई धक्का मारता है और एक सेना आकर उससे कह रही होती है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, अब आगे हमारे कोई भी नहीं आ सकता, सभी लोग रिट्रीट करो, भागो। अगर यहाँ पर कोई भी जहाँ पर अपना डरा हुआ है तो हमारे रास्ते से हट जाना। सौंद की पूरी आर्मी फाइट करने की इच्छा पूरी खत्म हो चुकी है, उनके मॉरल पूरी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उनकी पूरी जो आर्मी है उन्हें कुचला जा रहा है। और मूजंग की जो फोर्सेस है उसने पूरी की पूरी विक्ट्री को सीज कर लिया और काफी बड़ी तादाद में जीत हासिल की है उन लोगों ने। लेकिन तभी इस मैजिशियन को दिखा जाता है जो कि अभी भी जिंदा बचा हुआ है साला, और कहने लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं बचकर जाग सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। तभी हमारा जो जियाओ उसकी तरफ आती है, उससे कहने लगता है कि भले ही तुम जियो या फिर मरो, इससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तुरंत उस पर सामने आकर उस बंदे पर वहीं अटैक कर दी थी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसता है और क्या लगता है कि शिट, मैं वाकई में हार गया। मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा जो प्लान है हर एक स्टेप इंटरलॉक होगा किस तरीके से। ट्रूली में मानना पड़ेगा तुम कितने ज्यादा ब्रिलियंट लोग निकले। तभी ली तियानन देखता है कि हमारी जीत हो चुकी तो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि जियाओ और आशा का जो एम्बुश है वो वाकई में तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था योर मैजेस्टी। यहाँ तक कि तुमने जिस तरीके से रिट्रीट किया था, लास्ट तक खड़े रहे थे, लीडर को कैप्चर कर लिया, एक मास्टरपीस ब्रो, ट्रू मास्टरपीस। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी हमसे कहने लगता कि मुझे नहीं पता कि अगर कर तुम क्या बकवास करने में लगी हुई हो। तो लिए तेने उसकी ये बात सुनकर कहने लगता कि तुम्हारा सर्वेंट समझ चुका है, यहाँ पर तुम्हारा जो ट्रस्ट बना है ना हमारे और योर मैजेस्टी के बीच में वो नेक्स्ट लेवल का है और इस तरह की जो सीक्रेट है उन्हें रिवील नहीं किया जा सकता समय से पहले। लेकिन मुझे वाकई में ये जानकर काफी ज्यादा अच्छी लगी कि हमारे नेशन का जो फ्यूचर है वो इतना ब्रिलियंट है। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है अपने हाथों में, उसके हाथ जोर जोर से कपकपाना चालू कर देते हैं और पीछे मुड़कर देखता है कि इसकी पूरी की पूरी सेना जश्न मना रही होती है कि किस तरीके से वो लोग जीत चुके हैं और कहने लगते कम ऑन गाइस, हम लोग जीत चुके हैं यहाँ पर। लेकिन ये अभी भी सोच में होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और समझ नहीं पा रहा और तो कंफ्यूजन में खड़ा रहता है और फाइनली कहता है कि अच्छा तो आफ्टर ऑल इन द एंड हम जीत ही गए इस बैटल को। और इतना हो तो ही वहां पर जोड़ की लाइट चमकने लगती है और सभी के सभी लोग रियलिटी में आ जाते हैं। एक मैसेज देता है सिस्टम, जो कमांडर ट्रूप्स लाइफ एंड डेथ टुगेदर एक साथ मरने वाली थी और पूरी की पूरी सेना को एक पर्पस के लिए खड़ा किया, जोड़ लिया, स्ट्रेंथ की अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाई और इंस्पायर किया, अपनी लॉयल्टी को इंक्रीज किया सोल्जर्स की। एक्सलेंट वर्क तुम्हारी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से तुम आगे बढ़े, वहां पर रिट्रीट किया, कब अटैक करना था, कब उन सभी को रोकना था, किस तरीके से पीछे से घेरना था। एक्सीलेंट भाई,
क्या ही तुमने जिस तरीके से दिखाया अपनी परफॉर्मेंस, वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी। तुम्हारा स्ट्रेंथ असेसमेंट पास हो चुकी है। ओवरऑल एवोल्यूशन देखा जाए तो एक रेयर टैलेंट जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पर रूल करने लायक कैपेबल है। हमारा एमसी अभी भी शॉक होता है और कंप्लीटली कंफ्यूज होता है कि ये सब क्या हो रहा है भाई। लेकिन अब जब किसने डिसाइड कर लिया कि मुझे घंटा उड़ना नहीं पड़ता तो अब कुछ कर भी नहीं सकता। तभी वो दोंगजा उसके पास आती है और उससे लगता है कि वाओ, तुमने एक्चुअली में इसको पास कर लिया। तभी ये आकर उससे पूछते कि आखिरकार जो डैम टाविस्ट है वो कहाँ पर चले गया। एम से कंफ्यूज होता है, पूछने लगता है टाविस्ट, तुम किस टाविस्ट के बारे में बात कर रही हो। तो जिया उससे कहने लगता है कि तुम उस बंदे के बारे में बात कर रही हो ना जो कि मेरे सामने था, उसने अपने आप को मेरे सामने डिस्ट्रॉय कर लिया और ब्लास्ट कर लिया। तभी वो दोंग से उससे कहने लगता है जो ट्रायल है इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये अनसॉल्वेबल था स्टार्टिंग से ही। मेरे पर्सपेक्टिव से तो कभी पॉसिबल ही नहीं था इसे क्रॉस करना। आखिरकार तुमने इसे मैनेज किया तो किया कैसे। दूसरी तरफ हमारा एमसी इसकी ये बात सुनकर मन में सोचते हुए कहने लगता है अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने ओरिजिनल प्लान किया था कि मैं इस मैच को हार जाऊंगा और किसने सोचा था कि मैं अंत में आकर पता नहीं कैसे पर मैं जीत गया, क्या ये सभी के सभी लोग कहेंगे कि मैं ज्यादा एरोगेंट महसूस कर रहा हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि लगता है कि जो एम्परर का जो फाइनल ट्रायल है गवर्नेंस टेस्ट अब वो स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम सभी को जाकर पास करने के लिए बधाई देना चाहता हूं, अब आप जा सकते हो नेक्स्ट ट्रायल में। तभी यहाँ का जो थर्ड ट्रायल है वो स्टार्ट होता है और हमारा एमसी एक बार फिर से अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और तभी वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि लिथियन, आशा, जियाओ, तुम सभी के सभी लोग कहाँ पर हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बार का जो ट्रायल मेरा रहने वाला है इस बार मुझे सिटी को डिफेंड करना है क्या। नहीं, लेकिन अभी गवर्नेंस टेस्ट नाम से तो पता चलता है कि इसे साफ साफ पता चलता है कि इस पे कंट्री को रूल करने वाला कुछ रिलेटेड होगा ये मिशन मेरा। लेकिन जैसे भी वो सामने अपनी आंखें देखता है खोलकर तो वो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वहां पर पूरी चारों तरफ से उसके उस फोर्ट को घेर कर रखा गया है और देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कोई तो ऊपर से देखने में लगा हुआ है, हमें कुछ खाने के लिए कुछ तो दे दो भाई प्लीज, हमें भूख लगी है, दे दो, हम कुछ भी खाने के लिए तैयार है, हमें कुछ तो दे दो खाने के लिए प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा बच्चा भूखा है। ये करप्ट सारे के सारे ऑफिशियल्स हैं, साले कमीने कहीं के, हमें कुछ भी ना देते खाने के लिए। और इस तरीके से जब वो बातें सुनता है तो हमारा एमसी शौक में चला जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं घबराते हुए, समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। और इस बार का मिशन होता है शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मुझे रिफ्यूजीज को बचाना है, लेकिन कैसे। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि सारे की सारी जो जनता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े ट्रायल दे रहा है और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं सभी के सभी लोग हमारे एमसी को ट्रायल देते हुए देखने में लगे हुए हैं। तो वो दोंगजा उससे कहने लगते कि लॉर्ड ली, अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते। लेकिन तभी उसी एक्सप्रेशन देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पर अब उनको कोई भी नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं बचा सकता। अगर मैं होता तो उन सभी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता। तुम तो जानती होगी फेमनाइन के बारे में, यहाँ पर भी रिफ्यूजीज यहाँ से गुजरते हैं वो जगह पूरी तरीके से बैरन और डिसोलेट हो जाती है और एक भी जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं बचती। ग्रास रूट यहाँ तक कि वो मिट्टी तक भी खाने लगते हैं। और ये बात तो तुम्हें भी पता होगी जो गरीब लोग होते हैं या तो वो भूख से मर जाते हैं या तो वो कुछ रैंडम चीजें खाने के कारण बीमारी से मर जाते हैं। और जो लोग अमीर लोग होते हैं उनसे वो कुछ खरीद भी नहीं सकते और तो और उनकी जो वेल्थ है उन्हें टारगेट किया जाता है रॉबर्स के द्वारा। और बिना बिल्कुल इनफ फूड के, बिना खाने के सभी के सभी लोगों का सिर्फ एक ही अंत होता है, वो है मौत। लेकिन जो फेमिनाइन है वो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट टेरिफाइंग चीज नहीं है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा डरावनी चीज कुछ और नहीं बल्कि में कैनिबलिज्म है। यहाँ पर इंसान इंसान को ही खाने लगता है। जब वो उस मोमेंट्स की याद करता है किस तरीके से फादर को वो लोग खा गए थे। जी गाइस, आपने सही सुना, इंसान इंसान को ही खाने लगते हैं। ये बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह बन जाते हैं और ये सोचते सोचते उसको तुरंत उल्टी आने लगती है, जिसको देखकर आशा घबरा जाती है और कहने लगती है कि माय लॉर्ड क्या आप ठीक हो। तो लिथियन से पता लगता है कि थाउजेंड ऑफ रिफ्यूजीज यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि रेजिंग फ्लड होने में लगी हुई है। जो पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है प्रैक्टिकल में देखा जाए, साफ साफ देखा जाए तो अब यहाँ पर कोई नहीं बच सकता। तभी यहाँ पर वू दोंगजन आगे आकर बताती है और कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो ट्रायल है वो प्रोबेबली शायद जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा सिंपल है। जिसको देखकर जिया उससे पूछने लगती है कि सिंपल अगर लास्ट ट्रायल के कंपेयर में किया जाए तो इस बार का जो ट्रायल है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, अगर ज्यादा नहीं तो। तभी लिथियन उससे कहने लगता है कि जी बिल्कुल सही कहने में लगी हुई है। तुम उस टाविस्ट के नेम के बारे में मत भूलना, उसका नाम लू यूए था जो कि लास्ट ट्रायल में आया था। भले ही वो अपेयर नहीं हुआ था पहली बार में पहले ट्रायल में, लेकिन जो सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट वही था उसे क्रॉस करने के लिए। तो वू दोंगजैंग उससे कहने लगते कि इस ट्रायल में यहाँ पर सारे सिमिलर फिगर्स मौजूद होंगे निपटने के लिए, और वह फिगर कोई और नहीं बल्कि मैं इस बार जिससे हमें ये रोज मेजेस्टी को निपटना पड़ेगा। इसे तो पता ही नहीं है कि हमारा एमसी कौन है, तो हमारा एमसी को वो लिथियन समझ रही है। तो उससे क्या लगती है कि इस बार कुछ नहीं तो कम से कम इस बार फेमिनाइन का सामना करना पड़ेगा जो कि उसके सामने है अभी।
तभी हमें अंदर का कुटिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अभी भी काफी तो मुस्कुराते उसके पास जाता है और ऑफिसर से कहने लगता है कि इस बार यहाँ पर फाइनान पूरी की पूरी लीलैंड काउंटी में फैला हुआ है और जो रिफ्यूजीज है एक जगह पर इकट्ठे होने में लगे हुए हैं। कोर्ट ने मुझे भेजा है यहाँ पर रिलीफ भेजने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए। क्या तुम्हारे पास कोई ब्रिलियंट आइडिया है? जिसको देखकर एमसी घबराता और कहने लगता है कि मैं कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता, मेरे पास कोई ग्रेट इंसाइट तो है नहीं है, जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे मैं फॉलो करूंगा। तब वो कहने लगता है कि मैं जियारू बस एक इनच हूँ जो कि इंपीरियल हारम से जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर देखा जाए तो मैं एम्प्रेस डाउगिर के सबसे ट्रस्टेड बंदा हूँ और उनके डेप्यूटी के तौर पर रिलीफ मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ हूँ, और हार्डली मुझे कोई ऑफिशियल्स कहेगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। जिसको देखकर एमसी उसे लॉर्ड जिया कहता है और कहने लगता है कि आप तो बहुत हम्बल हो। तो वो घबराता और कहने लगता है कि मेरा नाम जियारू है। एमसी अभी भी इसे मक्खन लगाने की कोशिश करने में लगा हुआ है, लेकिन खैर वो सब एक अलग मैटर है। तो वो कहता है कि जो एम्प्रेस डाउगिर है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपेसेंट हो रखी है और इतनी ज्यादा लोगों की जो सफरिंग है उसे और ज्यादा देख नहीं सकती। जल्दी उसका जो 60th बर्थडे है वो नेक्स्ट मंथ नहीं आने वाले का। इसकी जो लॉयल सर्वेंट्स है, हम नेचुरली सी बात है कि हम उसको शांत कर सकते हैं। हमें उसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि किस तरीके से हम उन्हें मनाएंगे अपनी एम्प्रेस को, आई मीन डाउगिर को, एम्प्रेस डाउगिर को। जिसको देखकर एमसी गुस्सा आते और कहने लगता है कि आखिरकार कौन अपने आप को यहाँ पर सर्वेंट कहने में लगा हुआ है। अगर तुम वाकई में इंसल्ट नहीं कर रहे हो अपने आप की तो मुझे अपने इस मैटर से दूरी रखो तो बेटर रहेगा। ये हिंट करने में लगा हुआ है कि जो ट्रायल का गोल क्या हो रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि यही एक असली मकसद है इसे कंप्लीट करने का? अगर इसका मतलब ये हुआ, उससे कहने लगता है कि अगर हमें फेमिनिन सॉल्व करना है वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो वो उससे कहने लगता है क्या हम लोग वाकई में फेमिनिन को रिजॉल्व करने वाले हैं? ऑफिशियल तुम जरूरी मुझसे मजाक करने में लगे होगे। अगर तुम फेमिनिन को सॉल्व करने वाले हो तो आखिरकार हमारे पास इतने ज्यादा रिफ्यूजीज कहाँ से आएंगे? आखिरकार तुम्हें पता भी है कि ये कितनी ज्यादा मैन पावर है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी जो ट्रेजरी है वो एग्जैक्टली में ओवरफ्लो होने में लगी है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या भाई कुछ ना बचा उसमें खाने के लिए भी? जिसको देखकर वो घबराता और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये जो मिशन है हमारा उस फेमिनिन को सॉल्व करने का नहीं है। जब तक जो रिफ्यूजीज है वो यहाँ पर बने रहेंगे, जो कोर्ट है यहाँ पर कई सारे चीजों का सामना करना पड़ेगा उसको भी। हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो एम्प्रेस डाउगिर का जो बर्थडे है वो कंप्लीट का जो उनका जो गिफ्ट रहने वाला है वो कंप्लीट हो जाए। रिफ्यूजीज यहाँ पर उस समय पर उनके लिए परेशानी इकट्ठी ना करें, बस इतनी सी बात है। इसकी ये बात सुनकर एमसी शॉक में चला जाता है, जिसको देखकर वो काफी जो शॉक होता है और कहने लगता है कि एक्चुअली में इस मैटर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या ये जो गाय है, ये जो बंदा है वो एक टायरेंट है, जितना मैंने सोचा था मुझसे भी ज्यादा। एम्प्रेस डाउगिर ने मुझे अलोकेट किया है काफी ज्यादा रिलीफ फंड्स और उनके हम लोग ग्रेन बाय करने के लिए यूज करने वाले हैं सिटी मर्चेंट से, और सिर्फ उन इतना नहीं बल्कि मैं रिजर्व ग्रेन को भी हम गवर्नमेंट के वेयर हाउस में बढ़ाने वाले हैं और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन स्प्रिंगली, और उनके लिए ये काफी होने वाला है रिफ्यूजीज के आउटसाइड में सिटी पे 1 आध मंथ टिकने के लिए। और उस समय के बाद जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो ग्रेटफुल हो जाएंगे एम्प्रेस डाउगिर के लिए, और इसको देखकर जो एम्प्रेस डाउगिर है वो भी काफी ज्यादा प्लीज हो जाएंगे और हम सभी को प्रमोट कर देंगे। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा जो पैसा है वो इन रिफ्यूजर पे यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं साइड में। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो ब्रो? जिसको देखकर एमसी कहता है कि आखिरकार रिफ्यूजीज के बारे में क्या फिर? जहाँ पर वो ऑफिशियल मुस्कुराता और कहने लगता है कि हम पैसा लेंगे और निकल लेंगे, जहाँ पर वो जिंदा रहे मरे इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कुछ गलत हो भी चला जाता है, कुछ हो भी जाता है उन सभी को, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। आखिरकार हम सभी के लोग एम्प्रेस डाउगिर के ऑर्डर पर जो काम कर रहे हैं, अब सारे के सारे जेल उसके लोग हैं, तो हम पर तो बिल्कुल भी इल्जाम ना आने वाला, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिससे कि एमसी और ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि बहुत होगी बकवास, अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला इसकी और ज्यादा बकवास को। जिसको देखकर ये ऑफिशियल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, मैंने बहुत सुन ली। इस वर्ल्ड में सभी के सभी लोग तुम जैसे बहुत ज्यादा नल्ले निखट्टे कमीने लोग होंगे ना, तो ये कभी भी नहीं बदलने वाला। मैं इस पूरी की पूरी समय में अपने आप से झूठ बोलने में लगा हुआ हूँ और पूरे के पूरे में यही सोचने में लगा हुआ हूँ कि अगर मैं उस सोडा को मिस कर रहा हूँ तो मुझे वापस जाना है अपने वर्ल्ड में, उन गेम्स को चाहिए, मुझे फनी वीडियोस चाहिए ताकि मैं अपना एंटरटेनमेंट कर सकूं। लेकिन वो सबसे ज्यादा बुरी खबर थी। लेकिन ये कितनी ज्यादा पेनफुल वाली बात है कि यहाँ पर जो रियल रीजन है मुझे सबसे ज्यादा इस जगह को नफरत करता हूँ वो कुछ भी और भी नहीं बल्कि मैं तुम जैसे सेविज प्रिमिटिव सोसाइटी को, जो कि सिर्फ और सिर्फ जंगल के रूल्स पर चलती है, स्कैम्स डिसाइड, और यहाँ पर हर एक लीडर एक बड़ा स्कैमर है। जो कॉमनर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कैनन फोडर बनकर रह जाते हैं। इसलिए मुझे इस यह युग यानी कि ये एरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मुझे इस जगह से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं इसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। बहुत हो गई बकवास साला तुम्हारी, बहुत हो गया तुम्हारे एम्पर को एम्पर बॉल खेल लिया मैंने। मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे इस बात का डर है कि मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं इस ट्रायल को सबोटेज करने वाला हूँ। जिसको देखकर ये बंदा और भी तक घबरा जाता है ऑफिशियल, और कहने लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं फील हो रहा है क्या? एमसी उस तरफ जैसे ही मुड़कर देखता है घूर कर उसके ऑफिशियल की फट जाती है, क्योंकि उससे कह रहा होता है कि तुम एक एनपीसी हो, तुम एनपीसी के तौर पर कुछ ज्यादा बकवास नहीं करते, और तुरंत उसको पकड़
दे दो भी पचाट। भाई साहब जमीन में दे मारता है उसके कोपड़े को और वो वहीं पर फूट जाता है उसका कोपड़ा। जब इसकी जो एक्सप्रेशन है वो बाकी में देखने लायक होती है। और गुस्से में आकर हमारा एमसी का दिमाग पागल हो जाता है और कहने लगता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना खाने को और मेरी घंटा भाड़ में जाए तेरी जात का पैदा मारू। मैं यहाँ पर ग्रेन की प्राइसेस बढ़ाने वाला हूँ। सभी के सभी रिफ्यूजीज को डायरेक्टली बता दोगे, कोड को घंटा रखनी पड़ता है उन सभी से। अगर वो वाकई में खाना हासिल करना चाहते हैं तो वो जाएं और खुद से जाकर चुरा लें। अगर ये वाकई में भूख के मारे वैसे ही मरने वाले हैं तो कम से कम ये एक झूठी इच्छा या फिर झूठी होप पर तो आगे बढ़े। लेकिन इस ऑफिशियल को काफी तो गुस्सा आती है और गुस्से में खड़ा होकर उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है? तुम पूरी तरह से पगला चुकी हो। और हमारा एमसी यहाँ पर अपनी टैलेंट पंती दिखाने लगता है। यहाँ पर ऑफिशियल की बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है और तो कहने लगता है कि तुम जो प्रॉफिट के बारे में हम बात कर रहे हो तुम उसे ले सकते हो, लेकिन तुम अगर रिबिलियन खड़ा कर दोगे जो एम्प्रेस डावर के बर्थडे के टाइम पर, तो तुम्हें पता भी कि क्या होने वाला है। तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मारे जाओगे। तुम इसे मुझे मत ट्रैक करो, इसमें मैं तो जा रहा हूँ भैया यहाँ से, पहले ही बता रहा हूँ। तभी वहां पर हमारा एमसी उसके चेहरे पर जोरदार लात मारता है और उससे कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर रेबिलियन खड़ा कर रहा हूँ तो, और वैसे भी हम इसके बाद अब खुद निपट लेंगे उससे। लेकिन इस समय पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि मैं अभी की सिचुएशन कैसे निपटूं। खैर यहाँ का इंचार्ज अब से मैं हूँ, तुम नहीं। तभी गार्ड्स आते हैं अंदर, कहने लगता है कि हमने यहाँ पर कुछ आवाज सुनी, अब यहाँ पर क्या हुआ है अभी अभी। तो एमसी अपने गार्ड से कहने लगता है ये लॉर्ड जी है वो सडनली मैड हुए थे, पागल की तरह हरकत देने लगे और इन्हें इस रात काफी आराम करने की जरूरत है। इन्हें ले जाओ और किसी कमरे में बंद कर दो। जिसको देखकर ये इसकी और ज्यादा घबरा जाता है और उसके जो आर्मी के लोग होते हैं, उसके जो आई मीन सर्वेंट होते हैं एमसी के, वो उसे घसीट कर ले जाते हैं। वो क्या लगता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है, तुम्हारा पूरा फैमिली पागल हो चुकी है। तभी एमसी चिल्लाता और कहने लगता है कि लॉर्ड जी कंडीशन बिल्कुल बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, इसे ध्यान से याद रखना कि वो अपने कमरे से बाहर न निकले और इन्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहे भले। जिसको देखकर जहाँ पर बू दोंगजन आती है और कहने लगती है कि जी यार वहीं देखने में काफी ज्यादा रिस्की वजह लगे, लेकिन इसका जो अप्रोच था कम से कम ये गारंटी देता कि रिफ्यूजीज से उन्हें मंथ भर का खाना मिल जाएगा। लेकिन लीत यानुन है अदर हैंड दूसरी तरफ में देखा जाए तो वो सभी के सभी रिफ्यूजीज की जिंदगी को इग्नोर मारने में लगा हुआ है ताकि वो उनसे हमला करवा सके। ये ट्रूली इररेस्पॉन्सिबल है। ये बात सुनकर लीत यानुन हंसने लगता है असली वाला और कहने लगता है कि ये आ चुका है, हिज मैजेस्टी की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो फिर से आ चुकी है। जब भी ये एक सीमिंगली इरेशनल मूव करता है तब इस तरीके की साइन वो जरूर दिखाता है, और जब भी ऐसा काम करता है तो वो एक मास्टर स्ट्रोक होता है जिसके बारे में किसी ने ना आज तक सोचा है ना कोई सोचेगा। जैसे देखकर भाई वुंग दोंगजैंग पूरी तरह से कंफ्यूज होती है, समझ नहीं पा रही होती कि ये बंदा इतना क्या खुश होने में लगा इस बात को लेके। यहाँ पर ये काफी तो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आगे लेकर आओ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार अगले बारे में क्या होने वाला है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जो लेनलैंग ऑफिशियल्स है उन्होंने ग्रीन की प्राइस बढ़ा दी है 50% तक, यहाँ तक कि हम जितना चाहे उतना ज्यादा उन्हें बाय कर सकते हैं और कोई भी सेल प्राइवेटली नहीं होने में लगी हुई है। सभी मर्चेंट्स अपने सभी के सभी ग्रेन को ऑफिशियल को भेजने में लगी हुई है। इससे जितने भी रिफ्यूजीज हैं उन्हें सेल करने के लिए लोग मना नहीं करेंगे क्या, और रिफ्यूजीज तो खरीद भी नहीं पाएंगे। जो पीपुल है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो थोड़े बहुत पैसे लेकर इस जगह इस उम्मीद में कि वो थोड़ा बहुत खाना खरीद लेंगे लेनलैंग सिटी से। लेकिन अब वो पूरी तरह से डूम्ड हो चुके हैं। जो इंपीरियल एनवी है वो हमें बिल्कुल भी देने में लगा हुआ है, कोई सर्वाइव करने का मौका भी नहीं दे रहा। हम लोग अगर वाकई में उस स्कैंडल का सामना भी करना पड़े तो हम उसे अपने हाथों से मार देंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है लोकल ग्रेन मर्चेंट के, तो यहाँ पे ये लोग आपस में मीटिंग करते हैं और क्या लगता है कि ऑर्चुनिटी में हमने सोचा तो इंपीरियल एनवी होगा, वो हमारे जितने भी ग्रीन है उनके ग्रीन को सीज कर लेगा अपने लिए, हमारे सभी के फायदे के लिए और रिलीव करने के लिए दे देगा। मैं इस प्लान करने में लगा होता किस तरीके से यहाँ पर छुपा कर बैठूंगा थोड़ा बहुत खाना, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। लगता है कि जो ऑफिशियल है वो रीजनेबल है, वो प्राइस को बढ़ाने में लगा हुआ है, फिर ग्रेन को खरीदने में लगा हुआ है, क्लियरली चाहता है कि हम लोग उनसे प्रॉफिट करें और प्रोबेबली मार्क करने में लगा हुआ है यहाँ तक कि जो सेल कर सके रिफ्यूजीज को उसकी प्राइस ज्यादा होकर वो खरीद भी ना पाएंगे। यहाँ की काफी रेयर वाली बात है कि ये ऑफिशियल्स है तो ब्लेटली बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह हरकतें देने में लगा हो। ये बंदा इतना ज्यादा बुरा है सोचा भी नहीं था किसी ने। खैर वैसे इसे हमें कौन सा इस बात से फर्क पड़ता है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सभी के सभी ग्रेन को नियर बाई काउंटी से इंपोर्ट करने वाले हैं इस जगह पर। लेकिन क्या होगा अगर जो हम लोग रास्ते में रॉब्ड हो गए तो दूसरा वाला लीडर कहने लगता है कि क्या हो इसमें हमें डरने वाली कौन सी बात है, वो सभी के सभी लोग सिर्फ बेकार से कमजोर रिफ्यूजीज हैं, ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, वे कभी भी रॉब नहीं करने की हिम्मत दिखाएंगे हम सभी को। बस थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो और यहाँ पर गार्ड्स को हायर कर लो, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स हम उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे हमारे लिए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तभी यहाँ पर हमें किसी को मूव करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वो हमारा एमसी बैठकर सोचता है और कहने लगता है कि तू ये तुम्हें कभी इतना सॉफ्ट हार्टेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम रियलिटी में लौट भी पाओगे। वो रिफ्यूजीज वे सभी के सभी एनपीसीज हैं, वे सभी लोग फेक हैं, बहुत हो गया, मैं उन सभी को चोट या फिर हार्म नहीं पहुंचाने में लगा हुआ हूँ। प्लीज जल्दी जैसे ट्रायल को ओवर कर दो, खत्म कर दो और फिर ये डिसअपर हो जाएगा सबको, ये सबसे ज्यादा बेस्ट आउटकम रहेगा हमारे लिए। लेकिन तभी हमारे एमसी के पास कोई आता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और एक सेवक आकर उससे क्या लगता है सर्वेंट सर लॉर्ड जिया है वो इस सिटी को ऑलरेडी एस्केप कर चुके हैं। जिसको देखकर वो घबरा जाता है और कहने लगता है क्या होगा अगर इसने इन्फॉर्म कर दिया एम्प्रेस डाउगर को और
समय से पहले ये सब हो गया तो मैं हमारी जो रिबेलियन आर्मी है वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। और वो कहने लगता है कि जाओ और जल्दी से जल्दी उसका पीछा करो, और सभी के सभी लोग जीजा को पकड़ने के लिए अपने घोड़े पर दौड़कर चालू कर देते हैं। जिसको देखता है हमारा एमसी जाते जाते तो काफी शौक होता है, क्योंकि जो रिफ्यूजीज की हालत वो बहुत ज्यादा खराब होती है। वो सभी अपने घोड़ों को मारकर भी खाने में लगे हुए होते हैं। जब हमारा एमसी वहां से गुजर रहा होता है तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं। उनका सर्वेंट कहने लगता है कि मास्टर क्या हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन हमारा एमसी थोड़ा देखता है, इधर सोचता है और कहने लगता है कि मेरे डिसीजन के कारण सभी के सभी लोग हैं वो इतने डिस्पेयर में गिर चुके हैं। क्या मैंने वाकई में कुछ गलत कर दिया इन सभी के साथ? नहीं, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस सभी के सभी लोग एनपीसीज हैं। मुझे बिल्कुल भी गिल्ट महसूस होने में नहीं लगा हुआ है, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। तभी उसके सामने कुछ दो लोग आते हैं जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होता है। तो उसका सर्वेंट कहता है कि तुम लोग कौन हो, जल्दी से हमारा रास्ते से हट जाओ। तभी वो दो ब्रदर्स कहने लगते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना सकते तुम्हें। तुम जरूरी है अभी थोड़ी देर अभी यहाँ से सिटी से अंदर से बाहर आए होगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, हम लोग बस कुछ नहीं, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत तो खाना जरूरी होगा, हम तुमसे बस वही खरीदना चाहते हैं। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम हो कौन आखिरकार। तभी ये बंदा कहने लगता है कि ओ मैं तो भूल गया अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, मेरा नाम जियावू है और ये जो मेरा ओल्डर ब्रदर है दावू। हम फूड प्राइसेस के अनुसार जानते हो कि काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं फूड प्राइसेस, हम लोग बस थोड़ा बहुत खरीदना चाहते थे, लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। यहाँ पर तो कुछ बच्चे भी हैं हमारे ग्रुप में जो कि भूख से मरने में लगे हुए हैं, अगर हमारा खाना खत्म हो गया तो वो मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी की जो आत्मा होती है वो शौक में चली जाती है और वो तुरंत ऑर्डर देता है कि हम जो भी खाना लेकर आए हैं, राशन लेकर आए हैं, वो सभी के सब इन्हें प्रोवाइड करवा दो। जिसको देखकर सर्वेंट कंफ्यूज होता है और तुरंत वो सारा खाना उसे देता है, और जिसको देखकर वो काफी धन्यवाद करते हैं उसका। और तभी वो बंदे उसे पैसे देते हैं, कहने लगता है कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं। तो एमसी कहने लगता है कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे लोन की तरह समझ सकते हो मुझसे। तभी उसका बंदा कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम काफी ज्यादा अच्छे दिल वाले बंदे हो, आखिरकार मैं किस तरीके से रिपे कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी थोड़ा घबरा ही रहा होता है, तो उसका सर्वेंट कहने लगता है कि सर हमने उसे ढूंढ लिया है। तभी लॉर्ड जिया पकड़ा जाता और उसको जाते हुए तुरंत देख लिया था, नोटिस कर लिया जाता है। जब हमारा एमसी उसे पकड़ने के लिए उतरता है और कहने लगता है कि तुम जाओ और उस हॉर्स से उसका पीछा करो, ये क्राउड में छुपकर गया होगा जरूरी। वो बचते बचते वहां से भागता है, लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाला उसका, और पीछा करते करते वो उस जगह को क्रॉस कर देता है लॉर्ड जिया। लेकिन उसकी रफ्तार हमारे एमसी के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। हमारा एमसी उसे काफी नजदीक आ जाता है, तो वो काफी तक घबराते चिल्लाते कहने लगता है कि जो हॉर्स बैक से अभी आया था वो एक इंपीरियल एनवी है जिसे डिजास्टर रिलीफ के लिए यहाँ पर भेजा गया है, और यही वो बंदा है जिसने ऑर्डर किया था प्राइस के और बढ़ाने के लिए। जब ये बात पूरे के पूरे रिफ्यूजीज सुनते हैं तो वो काफी शौक में पड़ जाते हैं और सभी के सभी लोग एमसी को घूरने लगते हैं जैसे कि वो अभी उसे काट कर खा जाएंगे, मार कर खा जाएंगे, क्योंकि वो बंदा चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि ये करप्ट ऑफिशियल है, तुम जाओ और उससे निपट लो। और एमसी ये सिचुएशन देखकर काफी घबरा जाता है। सारे के सारे लोग कहते हैं अच्छा तो वो तुम थे, तो तुम हो वो करप्ट ऑफिशियल जिसने हमें यहाँ पर इतना देर से भूखा रखा हुआ है। ग्रांड प्राइसेस को तुमने यानी कि खाने की प्राइसेस को तुमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, अब यहाँ पर तुमने फेमिनियन खड़ा कर दिया है। वह सभी के सभी लोग इतने हायर पर बैठे हुए हैं, मेरे ग्रैंडसन से 3 साल का है बस, तुम्हारे कारण वो भूखा मरने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं पागलों की तरह। तभी वो दोनों ब्रदर्स वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं कि जरा 1 मिनट रुको, मैं सभी लोग जानता हूँ कि सभी लोग काफी ज्यादा भूखे हो, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, इस मूवमेंट पर हमें थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। ये देखकर और बंदे आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दुश्मनों का साथ देने वाले हो, आखिरकार तुमने उन करप्ट ऑफिशियल्स का साथ देने की कैसे कोशिश की। तो वो कहने लगता है कि जो अगर तुम कौन सा तुम्हें अलग लगता है जो करप्ट ऑफिशियल्स है, किस लिए करप्ट ऑफिशियल जानबूझकर इस क्राउडेड वाले रिफ्यूज के इलाके में आएगा। तो मैंने लगता है कि ये थोड़ा पैसी वाली बात है, तुम्हें सोचना चाहिए थोड़ा बहुत था, कौन अपनी मौत को लेना चाहेगा। तभी हमारा एमसी आगे आता है और कहने लगता है कि वेल देखा जाए तो मैं वही बंदा हूँ जो कि एंजॉय करता है मरने वाली चीजों को, सिचुएशंस को, मैं तो खुद मरने वाली सिचुएशन में जाने के लिए कोशिश करता हूँ। तभी आपस में ये बात सुनकर सभी के सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा आकर कहने लगता है कि रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और ऑफिसर्स के साथ में तुम सभी को पॉट में पकाकर खा जाऊंगा, ठीक है। तो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग भूख से मरने में लगे हुए हैं, अगर किसी को चोट यहाँ पर लग जाती है तो ये चीजें हमारे लिए ही खराब होंगी। जैसे 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तो बाकी सबों की फट जाती है बिल्कुल पूरी तरीके से। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो पीछे हट जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस फेमिनियन के दौरान तुम्हारा जो लार्ज स्टॉक है वो कितने तो स्ट्रॉन्गर होने में लगी हुई है। तभी हमारा एमसी उन सभी को देखता है, तभी उसके सामने एक बच्ची आती है और कहने लगती है कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद खाने के लिए। जहाँ पर एक बंदा है दूसरा भाई उसका आता है और कहने लगता है कि जरा सभी लोग देखो, हाँ, उन लोगों ने हमें खाना खाने के लिए दिया है। क्या वाकई में इस जैसा बंदा एक करप्ट ऑफिशियल हो सकता है? वो स्नीकी हाई पिच्ड वाला जो बंदा था वो जो जाके यहाँ से भागने में लगा हुआ था, अगर ये यहाँ से कोई वीकलिंग नहीं है ये बंदा, तो ये एक बंदा इनच जरूर होगा और यही वो एक करप्ट बना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और मेरे ओपिनियन से अगर देखा जाए तो तुम जरूर ही एक हीरो होगे जो कि करप्ट ऑफिशियल का पीछा करने में लगे हुए एक सिटी के बाहर तक, जिसको देखकर एमसी शॉक होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जो रीजनिंग है वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। अगर किस तरीके का जो हीरो है वो करप्ट ऑफिशियल का पीछा करेगा वो भी सिटी के बाहर, और तो और जो मेरे मोटिव्स थे राइट नाउ वो बिल्कुल भी हीरो के लायक बिल्कुल भी नहीं है। शर्म के मारे हमारा एमसी अपना सर झुकाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और सभी के सभी लोग कंफ्यूज होते हैं इसको देखते हुए। तो वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि मेरा जो ब्रदर है वो काफी ज्यादा दूसरों को रीड करने में काफी एक्सपर्ट है, जो भी मेरा ब्रदर कहने में
लगा हुआ है, सभी लोग उसकी बातों को सुनते हैं। तभी हमारा एमसी सबको सच बताता है और कहने लगता है कि एक्चुअली में जिसने ग्रेन प्राइस को हाई करने के लिए ऑर्डर दिया है वो मैं था, बिकॉज जो डिजास्टर रिलीफ फंड्स थे वो सभी लोगों को बचा नहीं सकते थे। ये बात सुनने के बाद इसकी आंखें शौक के मारे फट जाती है। ये बच्ची भी काफी शौक से भर जाती है और तुरंत उसके हाथ को छोड़ देती है। तो दूसरा भाई उससे पूछ लगता है कि तो अच्छा तो तुम हो वो जो कि डिसाइड किया था कि हमें खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम जिंदा नहीं रख सकते किसी को तो तुमने डिसाइड कर लिया कि किसी को भी खाना नहीं दोगे। ये देखकर वो काफी गुस्से में आकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से टाइम की बर्बाद कर रहे थे बात करने के लिए, हमें सीधे सीधे जाकर अटैक कर लेना चाहिए। लेकिन पीछे से कोई आता है, तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। सभी देखने लगते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे जो ग्रेन से भरी हुई गाड़ियां वो आने में लगी हुई हैं, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी बंदा कहता है दूसरा वाला उसे रोकते हो कि तुम इन्हें घूरना बंद करो, जो ग्रेन है वो तुम्हारे लिए नहीं है, ये जहाँ पर जरूरी मार्केट की डिमांड के हिसाब से आया हुआ, क्या तुम इन्हें अफोर्ड कर पाओगे या फिर तुम सिंगल मील के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगे इनसे फाइट करने के लिए सोल्जर से। ये देखकर वो बंदा काफी फट जाती है, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो उसका सर्वेंट हमारा एमसी को उन्हें बुलाने लगता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हमारा एमसी उसका मुंह बंद कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी साउंड करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को हैंडल करता हूँ। सर्वेंट कहता है सर इसके पास कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर होगा हमारे सर के पास। तभी जैसे ही सब लोग अंदर चले जाते हैं तो सभी लोग वापस से हमारे एमसी तरफ घूरने लगते हैं और हमारा एमसी कहने लगता है कि जैसा कि सभी लोग देख सकते हैं इस समय पर और भी ज्यादा मर्चेंट ग्रेन लेकर हमारे इस सिटी में लेकर आने में लगे हुए हैं, जो सिटी है यहाँ पर कोई भी शॉर्टेज नहीं है खाने की। इसको देखकर वो चिल्लाते और कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या ही इसका यूज होने वाला है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हैंड ओवर कर दो अपनी लाइफ को हमारे हाथों में। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ मरने के लिए, लेकिन मैंने ग्रेन की जो प्राइजेज हैं इसलिए बढ़ा दी ताकि मैं ड्रास्टिक एक्शन ले सकूं और फूड को इंक्रीज कर सकूं, क्योंकि जो डिजास्टर रिलीफ फंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम सभी को नहीं बचा सकते। और इस समय पर मुझे लगा था कि जो बेटर सोल्यूशन रहने वाला है वो गारंटेड नहीं है और इसीलिए मैंने सभी पर गिव अप कर दिया और तुम सभी को एक भरकर पेट भरकर खाना दूंगा। मुझे बस यहाँ पर लीचिंग की जरूरत पड़ेगी जैसा कि आप लोग देख सकते हो और आपके सभी के कॉपरेशन की। अगर आप मेरी बात मान जाते तो कोई भी यहाँ पर भूखे पेट नहीं सोएगा। जिसको देखकर सब पागलों की तरह कूद पड़ते हैं और कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ है, हमारा समय इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो, तुम एक करप्ट ऑफिशियल हो और इस करप्ट ऑफिशियल से छुटकारा पालो तो ही बेटर रहेगा। तभी वो ब्रदर उसके पास आकर कहने लगता है कि आखिरकार हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें और तुम जो कहने में लगे हो हम उस पर कैसे विश्वास कर ले, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम हमारा जो वादा कर रहे हो वो जो डिजास्टर विक्टिम्स है हम तो खुद तुम जैसा जो बंदा है जो कि लाइफ एंड डेथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और तुम्हारे पास ऐसा क्या ही रीजन है जो कि हम तुम्हारी बात को मानने के लिए रेडी हो जाए, तुम्हारी बातों को विश्वास करना है। सभी लोग इन दोनों को इतना गुस्से में देखते हैं ब्रदर को तो काफी शौक होते हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास कोई गारंटी तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें 2 चांसेस देना चाहता हूँ, तुम मेरे को हॉस्टेज की तरह यूज कर सकते हो और सिटी गेट को ओपन करने के लिए मजबूर कर सकते हो। 1000 ऑफ रिफ्यूजीज है यहाँ पर 1000 से ज्यादा और सिटी में घुसकर रेड कर सकते हो, मेंशन पर जो भी है तुम ले सकते हो और या फिर यहीं पर पागलों की तरह मर सकते हो अगर अटैक करते समय। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम सभी को ब्लेम भी नहीं करने वाला। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम सभी को बचा लूंगा, मेरे पर इस बात का विश्वास करो कि मैं जेन्युइनली तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ दिल से। तभी वो छोटी सी बच्ची आगे आती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि जो बिग ब्रदर है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तभी वो रुकता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम इसके बारे में क्या लगते हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस बंदे पर विश्वास करोगे एक और बार, या फिर तुम एक छोटे बॉस मोब बन जाओगे, मर्डरर्स बन जाओगे, थीव और डाकू बन जाओगे। तो बंदा कहने लगते हैं आपस में बात करते हो कि मैं वाकई में मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं जाकर किसी के साथ फाइट कर सकूं और किसी को मार सकूं और मर सकूं, और देखा जाए तो खैर हमें थोड़ा चांस तो लेना चाहिए, यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं हमारे लिए, चलो हम आखिरी बार इस पर भरोसा कर लेते हैं। चलो ठीक है हम तुम पर भरोसा करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम इसलिए भरोसा नहीं कर रहे हैं कि तुमने कह दिया है, बस तुम्हारी आंखों में जो लुक है हम उस पर भरोसा करने में लगे हुए हैं, हम गेम बल लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तभी दूसरा बंदा आता है, क्या लगता है क्या लगता है मेरे जो क्विट ब्रदर है वो बियरली कुछ बढ़ गया था लेकिन इतने शब्द कह दिए तुम्हारे सामने तो मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ। तभी छोटी सी बच्ची आकर उससे कहने लगता है कि मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। सभी लोग कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं दाऊ की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, हम ऑलमोस्ट वैसे भी इसे कोई भी टच नहीं करने वाला है यहाँ पर, अब तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे वरना। और सभी लोग एमसी को जाने की परमिशन दे देते हैं और कहने लगते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी ग्रेन नहीं है तो हम तुम्हें कहा जाएंगे बच्चे। और उसका भाई अब सब लोग मजे वाले मूड में आ जाते हैं, तो अब फिर वो ऐसी ही बातें करने लगते हैं और कुछ भी नहीं, वो बस एक मौका दे देते हैं एमसी को। सभी की उम्मीदें लेकर हमारा एमसी उनकी बात समझ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं डेफिनेटली यहाँ पर आप सभी की इच्छाओं को टूटने नहीं दूंगा। तभी तू ये वापस रिटर्न चला जाता है सिटी के अंडर में प्रोटेक्शन में, और जो 2 ब्रदर्स हैं बिना किसी दिक्कत में वो दोनों उसको अंदर ले जाने में उसकी मदद भी करते हैं और उन दोनों तीनों ने मिलकर एक प्लान डिस्कस किया था। ब्रदर एग्री हो गए फुल्ली कॉपरेट करने के लिए। लगता है कि कोई यहाँ पर हॉर्स से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसे खा लिया जा चुका है। और तू ये बिना कुछ सोच समझे जानबूझ के जितना ज्यादा हो सके उतना नॉलेज को रिगेन करने की कोशिश करता है जो कि एलिमेंट्री स्कूल टेक्स्ट बुक्स में इसने पढ़ी थी बचपन में, और तैयारी करता है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का यूज करके किस तरीके से करप्ट वर्ल्ड में ठीक किया जा सके सिचुएशन को। और मौसम काफी द कोल्डर लगने में लगा हुआ था तो वो समझ जाता है कि जो टाइम है बैंकरप्ट करने का उन ग्रेन मर्चेंट्स को अब
आ चुका है उन साले कमीनों को सबक सिखाने का। तो वो एक टैक्टिक का इस्तेमाल करता है। उस टैक्टिक के अनुसार यहाँ पर बाकी जो नेक्स्ट 2 दिन थे, तो ये ना कंटिन्यू रेज़ करना चालू रखा था प्राइसेस को, और जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स हैं, वो पूरी तरह से यूज़ हो चुके थे। यहाँ तक कि हाई प्राइस जो ग्रेन्स परचेज़ थी, वो शो कर रहे थे कि नो साइन, बिना किसी दिक्कत के वो आराम से परचेज़ कर रहे थे। तभी हमारा एमसी डेविल स्माइल मारने लगता है सभी के सामने। तो ये ना बिना किसी दिक्कत के उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, ट्रिप्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ तक कि जो ग्रेन मर्चेंट हैं, वो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे बाहर-बाहर दूर-दूर से आने में लगे थे बेचने के लिए। लेकिन मर्चेंट जो होप करने में लगे हुए थे कि वो काफ़ी ज़्यादा बिग प्रॉफिट करेंगे, वो एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस आया कि जो भी ग्रैनरीज़ है जहाँ पर हम लोग फुल रखने में लगे हुए थे, वो सब कुछ फिल हो चुकी हैं और ग्रेन कलेक्शन यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जा चुका है। जिसको देखकर हमारा एमसी पूरी तरीके से काफ़ी खुश होता है और जोर-जोर से हँसने लगता है। तो सभी मर्चेंट उसके पास आकर कहने लगता है कि सर, आखिरकार आप अपने शब्दों के पीछे कैसे जा सकते हो? क्या आपने नहीं कहा था कि आखिरकार आप सभी के सभी जितना भी ग्रेन है वो हमसे बाय कर लोगे मर्चेंट से? मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मनी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अगर तुम ग्रेन कलेक्ट करना बंद कर दोगे, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फीस है, एस्कॉर्ट सर्विस है, वो पूरी तरीके से रियून कर देगी हम सभी को। तो हमसे क्या लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आप सभी से माफ़ी दिल से मांगना चाहूँगा। मैंने प्लान तो किया था कि यहाँ पर जितने ज़्यादा हो सके उतने ग्रेनेड्स बना लूँ, लेकिन कंटिन्यूइंग इस तरीके से कलेक्ट करना ग्रेन थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि जो ग्रेन इतनी जल्दी तेजी से आएगा, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगाया था। जो फेमिनाइन इस तरीके से हो रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रेन मर्चेंट्स नहीं होंगे जो कि इतने जल्दी ले पाएंगे, और किसने सोचा था कि जो एरियाज इतनी जल्दी भरने लगेगा। लेकिन आप सभी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी के सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, और मैंने ऑलरेडी दे दिया है उन ग्रेनरीज को और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बे बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कब फिनिश होगी। तो एमसी कहने लगता है कि जो वर्क है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये जल्द ही वहाँ पर बारिश होने वाली है, सो कंस्ट्रक्शन शायद डिले हो सकता है थोड़ा बहुत। जिसको देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि बारिश, अरे शिट, अगर वाकई में बारिश होना चालू हो गई तो हमारा जो पूरा के पूरा जो ग्रेन है वो तरीके से सड़ना और चालू हो जाएगा। अगर हमने स्टोरेज करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा तो हम लोग सब कुछ लॉस कर देंगे, यहाँ तक कि हमारी अंडरवियर भी ना बचने वाली। तभी एमसी भी उनकी तरह शौक करने की एक्टिंग करता है और कहने लगता है कि तुम अब हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तब 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 अब हम क्या करें? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम डायरेक्टली सेल कर दे सारे के सारे जो ग्रेन है वो डिजास्टर विक्टिम्स को। ये आइडिया इनके दिमाग में बैठा देता तो सभी शॉक हो जाते। तभी बारिश होना चालू हो जाती और सभी के सभी लोग कंफ्यूज होते, कहने लगते हैं कि जो ग्रेनरीज है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें स्कैम कर दिया जा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, वो जो बंदा है उसके पास काफी ज्यादा ग्रेन है इसके हाथों में, उसका भी तो खराब हो जाएगा। तभी वो दूसरा वाला कहने लगता है कि मैंने सुना है कि किसी ने सीक्रेटली सेल करने में लगा हुआ ग्रेन को, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30% मार्केट प्राइस पर। ये बात सुनकर बोला दूसरा वाला कहता है कि मैंने भी ये बिल्कुल सुना है, यहाँ की जो प्राइजेस है वो शायद और ज्यादा कम हो सकती हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा है जो कि हमारे अगेंस्ट में जाने में लगा हुआ है? तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल मैं ही था, लोअर प्राइसेस पे ग्रेन को सेल करने वाला। इसको सुनकर मर्चेंट काफी शौक होते, कहने लगता है कि सर आप ऐसा क्यों करने में लगे हो हमारे साथ। ये बात सुनकर एमसी कहता है कि क्यों, क्या हुआ? आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो? क्या वाकई में एक ऑफिशियल को हर चीज जो भी काम करे उसे रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या तुम्हें? इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया हो। खैर ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और तुम्हें बताता हूँ। जो बारिश के कारण जो ग्रेन है वो बोलना चालू हो चुका है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सब कुछ पहले सेल कर दूंगा। अगर तुमने वापस से बाय करने के बारे में सोचा भी तो मैंने साला प्लान कर रहा कुछ और तुम्हें बाय करने के बारे में बोला, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पीछे का ढकेल दिया और मुझे फोर्स कर दिया था कि अपने इस ग्रेन को लो प्राइस से बेच दूं मैं। बाय द वे, अगर तुम चाहो तो मैं अपने पूरे के पूरे ग्रेन को 30% ओरिजिनल प्राइस पर भी बेच सकता हूँ। तुम अगर मैथ करके देखो तो तुम अभी भी प्रॉफिट बना सकते हो। उसके दिमाग में ऐसी बात बता देता है कि अगर उन्होंने जल्दी ग्रेन नहीं बेचा तो भाई जो फायदा हो रहा था ना वो लॉस में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ये बात सुनकर ये बंदा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेन है, इस वक्त कोई पैसा मौजूद नहीं है, और भले ही अगर हम इसे खरीद भी लेते हैं तो आखिरकार वो हमारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। तो हमारा एमसी क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सभी के सभी लोग वापस जा सकते हैं। तो मर्चेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और क्या लगता है कि मैं अपने लीव लेने के लिए तैयार हूँ, फेयरवेल। और फाइनली हमारा एमसी जैसे उनको जाकर देखता है तो पीछे मुड़कर देखता है और जियड़ जियड़ से मुस्कुराते हुए क्या लगता है कि अब ये सभी के लोग पैनिक करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होने वाला है। और कुछ दिनों के दौरान जो टू सीक्रेटली जो वू ब्रदर्स हैं उसको कुछ ग्रेन दे दिया है। जो टू ब्रदर्स हैं उन्होंने क्लेम कर लिया कि जो ग्रेन परचेज किया गया है वो इस सिटी के इनसाइड से किया गया है, और जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे करके ड्रॉप हो रही है। और जिस तरीके से ग्रेन की प्राइसेस लो होने में लगी हुई सिटी के अंदर, जो टू ब्रदर्स है
है वो बिना कुछ दिक्कत के सभी जो डिजास्टर विक्टिम्स है अब उन पर विश्वास करना चालू कर दिया उन सभी लोगों ने। और विक्टिम्स ब्रदर्स ने इस बात की गारंटी की जितने भी विक्टिम्स है वो सभी के सभी लोग कुछ नहीं, अगर दे वाकई में पेटेंट है, ग्रेन प्राइसेस कंटिन्यूसली कम होना चालू रहेगी। और जो विक्टिम जो मैनेज कर सकते थे तो ग्रेन 2 ईयर से खरीदने के लिए सीक्रेटली प्रोवाइड करवाई गई थी ताकि वो भूख से ना मरे। और कांस्टेंट प्रेशर के कारण जो ग्रेन मर्चेंट्स जितने भी सारे के सारे वे सब लोग जानते कि सीक्रेटली कोई ना कोई ग्रेन ट्रांसपोर्ट करने में लगा हुआ है और वो होपलेस थे और ग्रेजुअली अपने कंपोजर को खोना चालू कर दिया। अब उनके वो और ज्यादा पेशेंट नहीं रख सकते। ये देखकर जो ब्रदर्स हैं वो वाकई खुश होते हैं और हमारे एमसी क्या लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में काफी दिमाग है, तुम उन सभी के सभी ग्रेन मर्चेंट्स से सिंगल हैंडली उनके दिमाग के साथ खेलने में लगे हो। तो एमसी क्या लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े स्टॉक को झेला है और मार्केट में इसमें सब कुछ देखा है। तभी वो सोचते हैं अबे मार्केट बैड स्टॉक आखिरकार कहना क्या चाहता है भाई, ये करंट जो वर्ल्ड है हमारा उसके बारे में बात कर रहा है। खैर तभी उसके ब्रदर्स के पास आकर लगता है, उस पूछता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। तो वो एमसी कहता है और बताता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम जब तक जो सारे के सारे जो मर्चेंट्स है वो होल्ड नहीं कर सकते बिल्कुल, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती है तब तक हम लोग चेंज जो सस्पिशियसन है उसे पूरी तरीके से तबाह कर देंगे और ना फोर्स कर देंगे ताकि वो अपने लॉस झेल कर भी अपने सारे ग्रेन को बेच दे और अपने फंड्स को रिकवर कर सके किसी तरह से। एक बार कोई अगर फ्लड गेट्स को ओपन कर देता है जो मर्चेंट्स हैं वो स्पाइरल की तरह पैनिक करना चालू कर देंगे और सेल करना चालू कर देंगे। और उस समय पर जो ग्रैंड पैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ 30% पर नहीं होंगी डाउन, बल्कि मैं 20% पर भी डाउन चली जाएंगी। और उस समय पर जो कोविड डिजास्टर रिलीफ फंड्स हैं जो कि हमारे पास बचा कर रखा गया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी फुल स्केल में बाय करने के लिए। ये बात सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं वो दोनों ब्रदर्स। और इसी तरीके से समय गुजरता है और बताने लगता है कि उन फॉलोइंग डेज में जो सब मर्चेंट्स हैं वो और झेल नहीं पाए प्रेशर को और सेल करना चालू कर दिया उन ग्रेन को, जिससे कि जो कंटिन्यूस डिक्लाइन था ग्रेन प्राइसेस की वो जारी रही। और फिर तू ये ने बिगिन कर दिया लार्ज स्केल पर ग्रेन परचेस और वहां पर पॉरेज किचन को चालू कर दिया प्रोवाइड कराने के लिए रिलीफ ताकि सभी विक्टिम्स खाना खा सकें। और जिस समय पर जो मर्चेंट्स इस बात का रियलाइज हुआ ट्रू इंटेंशंस के बारे में इसके, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब मर्चेंट को लूट लिया जा चुका है हमारे एमसी के द्वारा। और सभी लोग सिर्फ फूट कर रो रहे थे और कुछ भी नहीं। और हमारे एमसी ने फाइनली उन सभी को भूख से तो बचाने में कामयाब रहा था। ऐसी सिचुएशन देखकर बाहर की प्रेजेंट वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि जो ली थियानो ने उसको देखकर शॉक होता है, क्या लगता है कि फर्स्ट तुमने अपोजिट किया, इंटेंशनली राइज किया था उस प्राइसेस को बढ़ाने के लिए ताकि तुम मर्चेंट ग्रीडी मर्चेंट को यहाँ पर अपनी सिटी में बुला सको, वो भी ग्रेन लेकर। और उसके बाद उसका फायदा उठाया टाइमिंग का और लोकेशन को ट्रैप कर लिया और स्टॉक और आइसोलेशन कर दिया पहले तो, और फाइनली और ह्यूमन नेचर के लेवरेज का फायदा उठाया और सभी को फोर्स किया ताकि वो विलिंगली उस ग्रेन प्राइस को लो कर दे। तभी वू दोंगजन उससे कहने लगते ग्रेन कभी भी कम नहीं था वहां पर, उसके सोर्सेज भी कम नहीं था। इट वॉज सिंपली मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो सभी के सभी लोग उन बीस्ट के द्वारा किए गए थे उसकी प्राइसेस को हाई। जो ली थियानो की जो मूव्स है वो मास्टरफुल था। अब समझ में आया कि आखिरकार मेरा मैन क्यों है, मेरे जो आंखें थी उस पर स्टार्टिंग से क्यों पड़ी थी। लेकिन तुम अभी भी एक बात भूल रहे हो, जो सिचुएशन है वो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीटली ठीक नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजॉल्व इशू है। आई मीन परेशानी को सिर्फ कुछ समय के लिए सॉल्व किया गया है। जो असली जो डिजास्टर की जो असली रूट है विक्टिम्स उसके बारे में क्या वो सॉल्व नहीं हुआ है अभी। ये बात सुनकर असली वाला ली थियानो शॉक में चला जाता है। तो जिया उसके पास आती है, उससे कहने लगती है कि रूट कॉज किस बारे में बात कर रहे हैं। जिया पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, समझ नहीं पा रही होती है ये कहना क्या चाहती है। तभी वू दोंगजान उससे अपनी थोड़ा बहुत सोचती है और सभी के सभी जहाँ पर दूसरी तरफ जो रिलीफ होते विक्टिम्स होते वो अपने पेट को भर लेते तो उनके दिमाग के ख्याल कुछ और होने लगते और उनकी नजर सीधे जाकर उधर पर जाती है उस महल पर। और तभी उनके दिमाग की बत्ती जलती है और वो किसी डेविल की तरह स्माइल मारने लगता है ये बंदा, जहाँ पर वो बताता है ली थियानो एक बार जो जितने भी 10,000 लोग डिजास्टर विक्टिम्स हैं उनका पेट पूरी तरीके से भर जाएगा तो उनके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी पूरी की पूरे, यहाँ तक कि बिगर पिक्चर आई मीन बड़े से बड़े सिटी को भी तबाह करने की ताकत आ जाएगी उन पे। तभी हर तरफ से चहल पहल और खुशी का माहौल होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं और हमारा एमसी सभी को इतना खुश होता है देखकर वो भी खुश हो रहा होता है। तभी हमारे एमसी के पास कोई बंदा आता है और उससे क्या लगता है कि बाकी में लॉर्ड के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम है। अरे ये तो वही इनच ऑफिशियल निकला और क्या लगता है कि तो डिवाइन बीइंग हो, कैपेबल इतना ज्यादा कि पूरी की पूरी होपलेस सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल दिया तुमने। काफी समय बाद मिले, बिल्कुल सही कहा ना हमने। तभी हमारा एमसी से देखकर उससे काफी ज्यादा गुस्से में घूरता है तो वो पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, आपने मुझे मिस नहीं किया क्या लॉर्ड। तो हमारा एमसी गुस्से में स्वॉर्ड निकाल कर कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी वापस आने की, तुम वाकई में बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। तो वो इनच उससे कहने लगता है कि माय लॉर्ड आखिरकार किस तरह की बात कर रहे हो, हमारा जो गोल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते एक दूसरे के खिलाफ। सही कहा ना, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया था, तुम्हारा ब्रिलियंट प्लान कमाने के कारण एडमायरेशन में करूंगा, काफी तारीफ करूंगा, तुमने सिचुएशन को सॉल्व कर दिया। लेकिन जो एम्प्रेस डाउगिर है वो श्योरली तुम्हें रिवॉर्ड करेगी एक बार से अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो। इसलिए मैं बेनिफिट करूंगा सीधी सी बात है तुम्हारी ब्रिलियंस है माय लॉर्ड। और हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जो एम्प्रेस डाउगर का बर्थडे कॉल्स है वो
बिल्डिंग करते हैं एंसेस्ट्रल हॉल को, ताकि हम पूरे के पूरे रीजन में दिखा सकें। और मुझे इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो गारंटेड वहाँ पर हमें ब्लेसिंग प्रोवाइड करवाएंगे इस डिजास्टर विक्टिम के लोगों पर। लेकिन अब जबकि जो विक्टिम्स है पूरी तरीके से उनका पेट भर चुका है, वो बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे एम्प्रेस डागोर की तरफ, जिससे कि परेशानियां खड़ी हो जाएंगी सभी के लिए। एमसी गुस्से में देखकर उससे कहने लगता है कि सच सच बताओ तुम चाहते क्या हो आखिरकार। तो वो ऑफिशियल कहने लगता है कि डिजास्टर विक्टिम से उन्हें काम करने के लिए मजबूर करो कोर्ट के लिए, और वो फूल्स बेवकूफ कहीं के लाइव स्टॉक की तरह उन्हें हम लोग यूज करेंगे, और उन्हें बिल्कुल भी वेजेस भी देने की जाने की तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें सिर्फ थोड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें हायर करने के लिए, और वो भी हमारा काम भी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतने लोगों का यूज करके सिर्फ आधे महीने में, और इस तरीके से हम लोग फॉर्च्यून इकट्ठा कर लेंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। तो एमसी इसकी बात सुनकर कहने लगता है कि मास्टर जी आप वाकई में अनपैरेलल्ड विजडम है, तुम्हारे पास काफी दिमाग है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे फ्लैटर करने में लगे हो। तो एमसी कहता है तुम्हारा जो माइंड है वो वाकई में सभी की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंड से स्कैम्स निकलते हैं, तुम वाकई में बहुत ज्यादा ईविल बंदे हो और ईविल बॉडी हो माय लॉर्ड। ये बात सुनकर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, और तभी वो शौक उतार कहने लगता है कि अगेन फिर से नहीं, तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से इंसल्ट करने की, तुम लिटिल ब्रेड कहीं के, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हमारा एमसी वापस से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे कैद करवाकर कहने लगता है कि जो मास्टर जी है वो थक चुके होंगे और उन्हें किसी चेन में बांधकर टाइटली कमरे में बंद कर देना, इस बार भागने मत देना। अब वो रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं जब तक जो एम्प्रेस डागोर का बर्थडे नहीं आ जाता। तो वो चिल्लाते हुए जाने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार कितने लोग तुम्हें यहाँ पर जिंदा मारना चाहते हैं, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम उन डिजास्टर विक्टिम्स को खाना खिला दोगे तो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। थाउजेंड ऑफ लोगों का पेट भर चुका है, उनके पास ताकत आ चुकी है, उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा हुआ है। अगर यहाँ पर उन्होंने परेशानी खड़ी करना चालू की तो तुम्हें पता भी नहीं कि इस यहाँ पर वाटर कितना ज्यादा गहरा जा सकता है। ब्रेड कहीं के हमारा एमसी भी इस बात को समझ सकता है, वो सोचता है और कहने लगता है कि जो जी चीज कहने में लगा हुआ है इसमें बात में सेंस तो बनता है। इतने ज्यादा लोगों में यहाँ पर गैदर हो रखे हैं और इन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं रहने वाला। यहाँ पे जो अनस्टेबल फैक्टर्स है उनके बारे में सोचना चाहिए। ये जो ग्रेन मर्चेंट्स है वे सभी के सभी लोग एंटर्ड हो चुके हैं लोकल पावर्स लेकर। कुछ लोगों के पास तो इन्फ्लुएंसर फिगर के लाकर उनके पास बैकिंग भी मौजूद होगी कोर्ट में। तभी एमसी की दिमाग की बत्ती बजती और वो कुछ सोचते हुए कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको भैया। तभी वहां पर सभी लोग जो पेट भर जाता है मर्चेंट्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि लो भाई लोग आने में लगे हुए सभी के सभी लोग, हम माफी मांगना चाहेंगे सडन गैदरिंग के लिए। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बढ़िया खबर देना चाहता हूँ, एक चांस जिससे कि आप पैसा बना सको। जिसको देखकर वो मर्चेंट को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, कहने लगता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि सारी डिटेल सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, प्लीज आप देख सकते हो इस पेपर को। और जैसे वो सभी लोग उसे देखते हैं तो काफी शॉक होते हैं और शॉक के मारे उन मर्चेंट का सिर्फ और सिर्फ मुंह फटाका फटा रह जाता है और कहने लगता है कि एंसेस्टर हॉल हमें बिल्ड करना है एम्प्रेस डागोर के लिए, इतना ज्यादा मैसिव प्रोजेक्ट। और वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई शौक के हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गई तो हम पैसे तो बनाएंगे, हमारी पूरी इतने कमा लेंगे पूरी जिंदगी भर खा सकते हैं बैठ के। और वो काफी उसे मक्खा लगाना चालू कर देते हैं कि सिक्योर कर सकता, लॉर्ड ने हमारे लिए टास्क सिक्योर कर दिया है, इसके जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन आखिरकार इस पेपर पर प्रिंट क्यों कर दिया है। तो एमसी कहने लगता है कि भले ही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप पैसा बना सको, और यहाँ तक हर एक पर्सन का खुद का टैलेंट है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ फेयरली सभी में, ये काफी ज्यादा अच्छा चलने लगे तुम सभी के लिए, अब मिलकर काम कर सकते हो तुम सभी लोग एक साथ एग्री भी हो जाते हो। तो एमसी कहने लगता है कि इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि बिडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा डिटरमाइन करने के लिए किसी को जो प्रोजेक्ट मिलेगा। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, समझ नहीं पा रहे होते अब क्या हो रहा है भैया। बिडिंग सिस्टम लगता है कि इन द एंड हमें कम्पीट करना ही पड़ेगा एक दूसरे से। तो एमसी कहने लगता है कि आफ्टर ऑल अगर एम्प्रेस डागोर का जो बिल्डिंग है उसे बनाने के लिए काफी ज्यादा टर्मिनेट ऑनर मिलेगा, तुम्हें काफी ज्यादा सम्मान वाली बात होगी तुम्हारे लिए। और हॉल को डिवाइड किया गया है 3 कोर्ट यार्ड्स में, तो यहाँ पर 3 स्लॉट्स रहने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो घर भी वापस जा सकता है और ब्लैंक शीट भी पेपर तैयार कर सकता है, अपनी घर जाकर राइट डाउन कर लो अपनी एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन प्राइस और टाइम को कि आप कौन सा कैपेबिलिटी दिखा सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, वैसे तो आप आराम से सोच समझ कर इसे लेकर आ सकते हो। और इसी के साथ मैं इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लास्ट तक वीडियो देखा है उसके लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने सिर्फ लास्ट तक देखा है सिर्फ उसके लिए गाइस, आप अभी तक मेरी वीडियो को तो बने रहे तो पता चलता कि आप ही सच्चे सब्सक्राइबर हो, बाकी सब तो साले ऐसे ही हैं। सब्सक्राइब मतलब वैसी वीडियो देखिए और चले जाते हैं, पूरी भी नहीं देखते। आप ही लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो गाइस, अंत तक देख रखा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट।